अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, नमाज़ पढ़ रहे होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेहरबानी मेहरबानी आप लोगों की। और प्लीज़ आपकी बहन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी कर दिए दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को देखें। मेहरबानी आपकी। और चलिए अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ, उसका नाम है क्यों है तू लाज़मी। बहुत ही अच्छा नावल है और आप लोगों के साथ ही मैंने पढ़ना है। तो चलें अब नावल स्टार्ट करते हैं। दोपहर का वक़्त था, गर्मियों के मौसम थे। ऐसे में वो अपने कमरे में बैठी इंस्टा पर पोस्ट लगा रही थी, जब उसकी दोस्त का मैसेज आया व्हाट्सएप पर। महमल व्हाट्सएप पर उसका मैसेज ओपन किया, जिसमें उसकी फ्रेंड ने मैसेज किया था, आई एम डिप्रेस्ड। महमल ने तज्जुब से उस मैसेज को पढ़ा, फिर रिप्लाई किया, वाई। वो मुझे इग्नोर कर रहा है। जो फट से जवाब आया, जिसको समझ कर वो गहरी सांस लेकर रह गई। फरहान। हाँ, जवाब आया। तुम भी इग्नोर करो, महमल ने मशवरा दिया। शायद वो मुझे पागल करना चाहता है। दूसरा मैसेज आया, गलती तुम्हारी अपनी है। महमल ने मैसेज लिखकर सेंड किया। मेरा दिल नहीं मानता इसको नज़रअंदाज करने का। कौन सी गलती है मेरी? एक साथ दो मैसेज आए। हर एक को अपनी जगह पर रखना चाहिए। किसी को इतनी अहमियत ही नहीं देनी चाहिए जो आपको डिप्रेस करे या हर्ट करे। मतलब मेरी गलती ये है कि मैं मुखलिस होकर रिश्ता निभा रही हूँ, या मेरी गलती ये है कि मैंने उसको इज़्ज़त देनी चाहिए? क्या किसी को इज़्ज़त देना गुनाह है? उसे क्यों नहीं आता समझ? वो तो तहज्जुद का नमाज़ी है, तहज्जुद पढ़ता है अल्लाह के इतने करीब होकर। इसको क्या ये नहीं पता कि किसी को तकलीफ़ देना गुनाह है? महमल अपनी दोस्त या का मैसेज पढ़कर उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकती थी, पर इसको समझ नहीं आता था वो अपने दोस्त को किस तरह किस अंदाज से समझाए जो वो समझ जाए। इंसान मोमन नमाज़ों से नहीं, दिल से होता है। ऐसे तो इब्लीस ने भी नमाज़ें और सजदे बहुत किए थे। महमल ने कुछ सोचकर मैसेज सेंड किया, जिसके जवाब पे उसकी दोस्त से फातिमा ने हैरानगी वाले इमोजी सेंड किए। फिर उसका दूसरा मैसेज आया, जिसको पढ़कर उसको कुछ हंसी आई। मुझे लगता है शायद मैं गलत हूँ। वो तहज्जुद भी पढ़ता है। शायद अल्लाह ने उसको ख्वाब में कहा कि मुझसे दूर रहे, मैं अच्छी लड़की नहीं। महमल की नज़र फिर दूसरे मैसेज पर पड़ी, जो शायद इसने पहले नहीं देखा था। तो उसका रिप्लाई किया, महमल, मुखलिस होना गलत नहीं, किसी को इज़्ज़त देना गुनाह नहीं, पर जो तकलीफ़ दे इससे किनारा करना चाहिए। खुद को इतना मजबूत बना के जब तक तुम ना चाहो कि तुम्हारा कुछ ना कर पाए। किसी दूसरे इंसान को कोई हक़ नहीं होता वो हमें तकलीफ़ दे, या हम खुद होते हैं जो पहले इसको मौका देते हैं, फिर बाद में रोते हैं। तो जो तुम्हें छोड़ना चाहे, बेहतर है तुम इससे पहले अलग हो जाओ। आज़माए हुओं को आज़माना बेवकूफ़ी है। मैं मेरे को लगा शायद अब इसको कुछ समझ आए। अल्लाह के नज़दीक हर इंसान बराबर का मुकाम रखता है। अगर अल्लाह को तुम पसंद ना होती तो वो कभी तुम्हारे नमाज की तौफ़ीक ना देता, क्योंकि अल्लाह जब नाराज़ होता है तो ना रिज़्क नहीं छीलता, सजदे की तौफ़ीक छीन लेता है। मैम ने दूसरा मैसेज भी सेंड किया। अगर सोचती हूँ कि वो मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दे तो रूह काँप जाती है। बेशक। फातिमा के मैसेज देखकर महमल सोचने लगी, ऐसे क्या कहे जो उसके खाली दिमाग में बैठ जाए। इतना उम्र के लिए मैं तो किसी को इतनी अहमियत ना दूँ। महमल ने नाक चढ़ाकर मैसेज किया। हाँ, पहले मुझे पता नहीं था ना कि किसी को अहमियत देने से इंसान एटीट्यूड हो जाता है, वरना तो मैं कभी किसी दूसरे लड़के से बात तक नहीं करती, ना अहमियत देती हूँ। फातिमा ने मैसेज सेंड किया। अब तो पता लग गया ना कि जिस तरह इग्नोर सब्टिगेट गिव रिस्पेक्ट गेन रिस्पेक्ट होता है, गेट रिस्पेक्ट होता है, वैसे ही मैं लीव यू एंड ट्रस्ट एंड लीव गेट यू एंड ट्रस्ट भी पर यकीन रखती हूँ। मैं एक सेकंड के लिए भी किसी के लिए अपना लिए नागवारी देखूँ तो फिर ज़िंदगी में मुड़कर ना देखूँ। मैं हमने अपनी मिसाल उसको दी। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे भी अपनी तरह बना दो। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बस इतना चाहूँगी कि किसी के लिए रोना अच्छी बात नहीं। ये दुनियावी रिश्ते ही ऐसे हैं, इनसे अच्छे हो वफा की उम्मीद रखना हमाकत के सिवा कुछ नहीं, इसलिए इनसे उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। महमल ने इसका मैसेज पढ़कर अप्लाई किया। ठीक है, जवाब वसूल हुआ। फातिमा, मेरा अबाउट चेक करो। ओके, महमल इतना कहती उसका अबाउट देखने लगी, जो ये था, इंसान मोहम्मद नमाज़ों से नहीं, दिल से होता है। ऐसे तो पुलिस ने भी नमाज और सजदे बहुत किए हैं। अबाउट पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। महमल, मेरी बात पसंद आई क्या? फातिमा, हाँ बेशक, हाँ बहुत। महमल, अच्छा, कभी कभी मैं अच्छी बातें कर लेती हूँ जिसका यकीन मुझे खुद भी नहीं होता। महमल ने इसका ध्यान दूसरी तरफ करने की खातर कहा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, कभी कभी अंदर का प्रोफेशनल राइटर जाग जाता है। फातिमा ने ये बात क्यों की कि वो जानती क्योंकि हाल ही में उसने कुछ नावल्स लिखे थे, जिसके बाद फातिमा उसको राइटर्स का नाम दे डाला था। फातिमा को तो नावल्स का ज़रा भी नावल्स का शौक़ नहीं था, पर उसके बरकस में हमल को बहुत क्रेज़ था नावलों का। बहुत सारा दिन बस नावल्स ही पढ़ा करती थी। एक दो और बातें करने के बाद फातिमा ऑफलाइन हो गई, तो वो भी मोबाइल को साइड पर करती दोपहर की नमाज़ पढ़ने के लिए वाशरूम की तरफ
चली गई। वज़ू करने के बाद 15 मिनट की नमाज़ आधे घंटे में अदा करने के बाद वो बाहर आई जहाँ उसकी दादी को रिसाला पढ़ रही थी। दादी मैं फूफो की तरफ जा रही हूँ। महमूद ने मुबीना बेगम के पास बैठकर कहा। उसके वालिदैन का इंतकाल कुछ साल पहले हो गया था, जिसके बाद वो अपनी दादी के पास रहती थी, जिन्होंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। रोज़-रोज़ मत जाया करो, मुबीना बेगम ने कहा। रोज़-रोज़ कहाँ, परसों गई थी और आज जाने वाली हूँ। महमूद ने मुँह बसोड़ते कहा। वहाँ एक अदद मंगेतर भी रहता है तुम्हारा, इसलिए ठीक नहीं लगता वहाँ जाना, मुबीना बेगम ने लसानियत से कहा। महमल की मंगनी 2 साल पहले हुई थी। उसकी फूफो का बेटा अरसलान, जो उसकी मोहब्बत का दावेदार था, और अरसलान की मर्ज़ी से ये रिश्ता हुआ था। महमल को इससे मोहब्बत तो नहीं थी, पर पसंद ज़रूर था। पहले की बातें हैं ये दादो, अब ऐसा कोई नहीं सोचता। अब मज़े से रिसाला पढ़ने में जाकर आती हूँ। महमूद ने शरारत से उनको देखकर कहा। इसको पता जो था उसकी दादी साहिबा को रिसाले पढ़ने का और डाइजेस्ट पढ़ने का बहुत शौक है। ठीक है, जल्दी आना, मुबीना बेगम ने कहा। तो वो सर हिलाती बाहर की तरफ जाने लगी। महमल और फ़ातिमा की दोस्ती कॉलेज में हुई थी, जिसमें पहल फ़ातिमा ने की थी। फ़ातिमा एक खुशमिज़ाज, शौक चंचल की लड़की थी। संजीदा तो वो जब से उसकी ज़िंदगी में फ़रहान आया था, तब से हो गई थी। महमल को ज़्यादा दोस्तें बनाना पसंद नहीं था, का शौक नहीं था। ऊपर से पहले फ़ातिमा इसको अपनी अजीबो-गरीब से ज़िद किए रखती थी, जिससे उसको गुस्सा आता था, क्योंकि वो गुस्से की भी तेज़ थी। फ़ातिमा को इससे गुस्से डर भी लगता था, मगर बात फिर भी नहीं आती थी। जब मौका मिलता महमल को गुस्से से लाल कर जाती, क्योंकि उसको बस महमल से दोस्ती करनी थी। ज़िद इसलिए करती थी कि अगर अगर कभी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। मतलब जब उसने डायरेक्ट में हमसे के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो उसने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया था, क्योंकि उसकी 2 फ्रेंड्स थी उस स्कूल की, जिसके साथ उनका बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा था। इसके अलावा वो किसी और दोस्ती के लिहाज़ से यकीन नहीं करती थी। पर फ़ातिमा भी अपने नाम की एक थी, एक अपनी बात मनवा कर ही दम लिया। पर इसका राब्ता अब फ़ोन तक महदूद हो गया था। फ़ातिमा की फ़ैमिली इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट हो गई थी, जिससे अब बहुत साल हो गए थे उनको मिले हुए। फ़ातिमा का इस्लामाबाद आना मुश्किल था, पर उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं आई थी, बल्कि वक़्त के साथ-साथ मज़बूत हो गई थी। महमल अपनी फूफो के घर आई, तो उसकी फूफो मुलाज़िमा के सामने खड़ी होती ही सफाई करवा रही थी। अस्सलाम वालेकुम फूफो। महमल ने उनके पास आते सलाम किया। वालेकुम सलाम नाहिद। बेगम ने जवाब दिया। फ़रदौस है घर पर? महमल ने अपनी कज़न का पूछा। नहीं, वो मार्केट तक गई है। तुम बैठो, मैं आती हूँ। ये कुछ काम निपटा कर नाहिद बेगम ने कहा। तो महमल ने सर इस बात में हिलाया। महमल तुम कब आई? असलान लॉन्च में महमल को बैठा देखा तो उसके पास था, बोला बस कुछ देर पहले। महमल ने बताया। काका क्या प्रोग्राम है? असलान ने पूछा। कोई खास नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो? महमल ने बताने के बाद सवाल किया। वो इसलिए कि कल हम फिर घूमने जाएँगे। वो दिनों से एक-दूसरे के साथ वक़्त भी नहीं गुज़ारा। असलान ने कहा, "कह तो तुम ठीक रहे हो। देखते हैं फिर कल।" महमूद ने नीम रज़ामंदी का होकर कहा। यह मंज़र डाइनिंग हॉल का है, जहाँ की सरबराही कुर्सी पर अल्तमश आलम बैठे थे और उनके दाएँ-बाएँ 2 जवान बेटे बैठे थे, जिनकी उम्रें 30-32 के करीब के दरमियान थी, और उनके साथ उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी। तीसरे नंबर पर उनकी 20 साला बेटी सजल बैठी थी, जिनकी 2 कुर्सियाँ खाली थी, एक अल्तमश आलम की ज़ौजा बेगम की, तो दूसरी उनके तीसरे बेटे की, जिनका नाम महावीर आलम था। वीर कहाँ है? उसको बुलाओ। अल्तमश आलम अपनी अज़ली रौबदार आवाज़ में पीछे खड़े मुलाज़िम से कहा, जिस पर वो सर को खम देता वहाँ से चला गया। बाबा साहब, वो नहीं आएगा, खामख़ा सुबह-सुबह बहस होगी। अल्तमश आलम का बड़ा बेटा शम्स आलम ने कहा। क्यों नहीं आएगा? क्या वो इस हवेली के रवायत को भूल गया है कि सुबह का नाश्ता हम सब साथ मिलकर करते हैं? अल्तमश आलम सख्त लहजे में बोले। भूल गया है या नहीं, पर वो नहीं आएगा, इसलिए आप अपना नाश्ता शुरू करें, फिर हमने ज़मीनों पर भी निकलना है। माजिद आलम, उनका दूसरा बेटा, उनके हाथ पर हाथ रखकर कहा, जबकि रमीन शम्स आलम की बेगम और नरमीन माजिद आलम की बीवी खामोश बैठी थी। रमीन और नरमीन आपस में बहनें थीं। साहब, छोटे साहब दरवाज़ा नहीं खोल रहे। मुलाज़िमा सर झुकाकर मुअद्दब अंदाज में बोला, जिस पर वो सब गहरी सांस भरकर रह गए। देखता हूँ कैसे नहीं खुलता। अल्तमश आलम जलाल में आते अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनको उठा देखकर बाकी सब भी एहतराम में उठ खड़े हुए। अल्तमश आलम सबको नज़रअंदाज करते डाइनिंग हॉल से निकल गया, और उनका इरादा अब अपने छोटे सपूत की तरफ जाने का था, जिसने उसका सुकून ख़राब कर रखा था। राहदारी में आते ये सब कमरों के सामने से गुजर कर वो एक दरवाजे के पास रुक कर दरवाजे पर दस्तक दी, एक बार, 2 बार, बार-बार, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। बाकी सब सीढ़ियों के वसत खड़े थे। शम्स आलम ने मुलाज़िम को इशारा किया था। वो कुछ देर में डुप्लीकेट चाबी लेकर आया। शम्स आलम वो लेता अल्तमश आलम के साथ खड़ा हुआ, दरवाजे का लॉक खोलने लगा। खिड़की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलता चला गया। अल्तमश आलम शम्स को बाहर रहने का इशारा करते खुद भारी कदमों के साथ अंदर दाखिल हुए, जहाँ हर चीज़ नफासे से मौजूद थी। पूरा कमरा वाइट कलर के से रास्ता था, जबकि पर्दों का कलर
डार्क ब्लू कलर था। तमाशा रंग की नज़र बेड पर कंबल में लिपटे वजूद में थी। वो बेड के सामने आते कंबल हटा तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, क्योंकि बेड पर कोई वजूद नहीं था बल्कि तकियों का ढेर था। अल्तमश आलम ने गुस्से से कंबल फर्श पर फेंक दिया। अल्तमश शम्स अंदर आया तो बेड पर नज़र पड़ी तो उसकी हंसी निकल गई, पर अपने बाप को अपने गुस्से में देखा तो बाहर निकल गया। जब उनके कानों पर बाप की आवाज़ पड़ी, पता करके बताओ, सारी रात कहाँ आवारागर्दी करता फिर रहा है। ये 3 कमरों से मुश्तमिल छोटा पर खूबसूरत अपार्टमेंट था, पर अभी वहाँ के लाउंज में देखा जाए तो हर जगह बर्गर, चिप्स के पैकेट, पिज़्ज़े के डिब्बे और शराब की बोतलें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी, जैसे जिन चुड़ैलें नाच के गई हों। वहाँ डबल सोफ़े पर एक टांग सोफ़े पर तो दूसरी नीचे लटक रही थी। कोई वजूद उधर मुँह लेटा हुआ था। एक साइड का कारपेट पर भी एक लड़का सोया हुआ था। साथ में कुछ दूरी पर दूसरा लड़का भी था, एक सिंगल सोफ़े पर, जहाँ एक और लड़का मोबाइल हाथ में लिए कान पे बात करने पे मसरूफ़ था। फिर ताहिर नादर, उठ जाओ, दोपहर के 3 बजने वाले हैं। सोफे पर बैठा लड़का मोबाइल साइड पर करता इन सबको जगाने लगा। 10-15 मिनट मशक्क़त के बाद उन्होंने उठने की ज़हमत की। मेरे लिए लेमन पानी लेकर आओ, सर दर्द से फटा जा रहा है। महावीर कसमकाकर उठता हकमाना अंदाज में जनेद से बोला, पियो 3-4 बोतलें शराब की। जनेद बड़बड़ा उठा था, तेरे घर से 50 कॉल्स आ चुकी हैं मुझको। ताहिर ने अपना फ़ोन चेक किया तो महावीर से कहा, और मुझे 70 कॉल आ चुकी हैं तेरे बड़े भाई की। नादर भी हैरत से बोला, जिस पर महावीर ने बेजारियत से तासरात चेहरे पर सजाए। कॉल बैक करके बताओ मैं जिंदा हूँ। महावीर अपना फ़ोन हाथ में लेता बोला, ये पकड़ो अपना लेमन का पानी। और जुनैद गिलास महावीर के सामने करता बोला, अपना फ़ोन चेक करता। महावीर ने गिलास पकड़कर कहा, क्या चेक करूँ? सुबह से लेकर 500 दफ़ा तुम्हारे घर से कॉल आ चुकी है, जिससे मेरी नींद ख़राब हुई। अपने घर वालों को बता कर आया करो, ऐसे परेशान होते हैं जैसे 1 साला बच्चा घर से बाहर गया हो। जुनैद ने उकताहट भरे लहजे में कहा, अब उनको परेशान होने की आदत है तो मैं क्या कह सकता हूँ। महावीर कंधे खुचाकर बेबुनियादी से बोला, जो लोग आपके लिए परेशान हों, फ़िक्रमंदी ज़ाहिर करें, उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते कम लोगों को मैसर होते हैं। इसलिए बेहतर है वक़्त होने पर इनकी कदर करनी चाहिए। बाद में जो हो वो कदर नहीं बल्कि पछतावा होता है। जुनैद ने संजीदगी से कहा, सुबह-सुबह मैं तुम्हारे लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। महावीर ने बेज़ारी से कहा, सुबह-सुबह? जुनैद सदमे की हालत में बोला, सुबह-सुबह का वक़्त नहीं है वीर, दोपहर के 3 बज गए हैं। जुनैद ने उनको मालूमात फ़राहम की, मैं तो अब उठा हूँ, इसलिए मेरे लिए सुबह का वक़्त है। महावीर अपनी जगह से खड़ा होता बोला, आके तो क्या ही कहने। ताहिर नादर के हाथ पर ताली मारकर बोला, मैं घर जा रहा हूँ। महावीर छलांग मारकर सोफे से उठता बोला, इंसानों की तरह उठ सकते थे, बंदर बनना ज़रूरी था। जुनैद जो उसके बहुत पास खड़ा था, महावीर के ऐसा करने से उसकी लात जुनैद के सीने पर पड़ी थी। तभी जल भुनकर अपना सीना सुलाकर बोला, तुम्हें बड़ा पता है बंदरों का, लगता है पहले बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा है उनके साथ। महावीर जला देने की मुस्कुराहट चेहरे पर सजा के बोला, फ़िज़ूल मत बको। जुनैद ने घूर कर कहा। महावीर उसकी अनसुनी करता सीटी की धुन बजाता बाहर की तरफ आया। कोई मूवी देखने चलते हैं। अरसलान ने ड्राइविंग करते फ्रंट सीट पर बैठी महमल से कहा, ओके, पर पाकिस्तानी हो, हीरो फवाद खान हो। महमल ने पुरजोश आवाज़ में कहा, तुम्हें तो फ़िरोज़ खान पसंद था, अब फवाद खान कैसे? क्या अपना क्रेश अपडेट किया? अरसलान ने हंसकर कहा, ऐसा कुछ नहीं, फ़िरोज़ खान मेरा फ़ेवरेट है, पर फवाद खान भी है, और मेरी आदत नहीं पसंद बदलने की। मुझे जो चीज़ पहले पसंद आती है उसके बाद चाहे कितनी ही खूबसूरत चीज़ें नज़रों के सामने आए, पर मेरी पसंद नहीं बदली। महमल ने संजीदगी से कहा, चल यार, मैं मज़ाक कर रहा था, तुम तो संजीदा हो गई। अरसलान उसका चेहरा देखकर बोला, जिस पर महमल ने सर हिलाने पर इत्तफ़ा किया। महावीर अपनी जीप में बैठा फुल आवाज़ में म्यूज़िक सुन रहा था। साथ में उसने जीप को भी तेज़ स्पीड पर छोड़ रहा था। वो गानों के से लुत्फ़ उठाता जीप ड्राइव कर रहा था, जब सामने गुजरते लड़के को देखकर उसने हॉर्न दिया, पर स्पीड तेज़ होने की वजह से जीप लड़के की टांग पर लगी थी, जिससे वो कुछ दूर जा गिरा था। मम्मी ने बेजारी से आसपास रश करी होती देखी, फिर बालों में हाथ फेरा। महमल जो अरसलान का इंतज़ार कर रही थी, जब उसका टक्कर जीप से होता देखा तो फ़ौरन से गाड़ी का लॉक खोलती बाहर आई। जहाँ रोड पर अरसलान अपनी टांगें पकड़े बैठा था, उसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नुमायाँ थे। अरसलान, आर यू ओके? महमल ने परेशानी से पूछा। मर नहीं गया, अब इसको दूर करो ताकि मैं जा सकूं। अरसलान के बजाय पीछे से आती मर्दाना भारी आवाज़ सुनकर उसने गर्दन मोड़कर देखा, जहाँ खाकी कलर की कोल शर्ट के साथ वाइट कलर जीन्स पहने बिखरे बालों के साथ एक लड़का चेहरे पर बेजारी सजाए खड़ा था। आपको नज़र नहीं आ रहा इसको चोट लगी है? महमल अरसलान से दूर होती महावीर के रूबरू खड़ी थी। आपको नज़र नहीं आ रहा? वो जिंदा है, मेरी जीप बीच रास्ते पर खड़ी है। महावीर उसी के अंदाज में बोला, ओह, तो वो जीप आपकी है जिससे अरसलान का एक्सीडेंट हुआ? इस पर बजाय आप शर्मिंदा होने के हमें दूर हटने का कह रहे हैं? महमल सारी बात समझती लड़ाका अंदाज में बोली। इस सब में वो अरसलान को फरामोश कर बैठी थी, पर वहाँ खड़े कुछ आदमियों ने उसको एक बेंच पर बिठाया था। देखो मिस लड़ाका, मुझे देर हो रही है, अपनी लड़ाई का ख्याल बाद के लिए रख लो। ज़िंदगी में दोबारा मिले तो अपना शौक पूरा कर लेना, फुर्सत से जितनी चाहे इतनी लड़ाई कर लेना, पर अभी सामने से हटो, मुझे काम है ज़रूरी। माँ मीर ने उसका चेहरा देखकर कहा।
आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे लड़का बोलने की? आप होते कौन हैं मुझे लड़का बोलने वाले? आप मेरे बारे में जानते ही क्या हैं, जो मुझे लड़ाका बोल रहे हैं? एक तो मज़लूम का एक्सीडेंट किया, ऊपर से रौब जमा रहे हैं। पर मैं एक बात बता दूँ, मेरा नाम महमल अशफाक है, जिसने कभी किसी के रौब में आना सीखा ही नहीं है। महमल एक सांस में कहती अलसलाम की तरफ इशारा करने लगी, जो कहीं से भी मज़लूम नहीं लग रहा था। अबे यार, कोई हटाओ इसको। महावीर उसकी तकरीर बेजारी से सुनता एक आदमी से बोला। महमल का मुँह हैरत से खुला का खुला रह गया। महमल आ जाओ यहाँ, मैं ठीक हूँ, हमें घर जाना चाहिए। असला ने मामला रफ़ा-दफ़ा करना चाहा। ऐसे कैसे? इसने तुम्हें चोट पहुँचाई, अस्पताल ले जाना चाहिए तुम्हें। महमल हत्थे से उठ कर बोली। तो तुम जहाँ सामने से नहीं हटोगी? महावीर ने संजीदगी से पूछा। नहीं हटूंगी, महमल अटल अंदाज में बोली। पक्का नहीं हटोगी? महावीर ने चैलेंज किया। पक्के के पक्का नहीं हटूंगी, महमल गर्दन हिलाती बोली। सोच लो। सोच लिया, महमल ने कहा। ओके फाइन। महावीर हाथ झाड़कर कहता अपनी जीप के पास आया। सब तजस्सुस इसको देखने लगे कि क्या करने वाला है, मगर महमल ने इसको जीप स्टार्ट करते देखा तो नासमझी से आसपास देखने लगा। महावीर चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट सजाए जीप चलाने लगा। महमल की आंखें फैल गई। जीप को अपनी तरफ आता देखकर महावीर ने स्पीड तेज़ की तो महमल झटके से साइड पर हुई। महावीर ने पीछे उसको देखा तो फिर अपने हाथ का अंगूठा सीधा करके उल्टा किया, जिस पर महमल को मजीद ताप चढ़ गई। पर महावीर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाता गुजर गया। कमीना अंगूठा दिखाकर गया है मुझे तुम्हारा एक्सीडेंट करने के बाद। मेरा करने वाला था। महमूद असलान के साथ बेंच पर बैठी उसके हाथ में मौजूद पानी का गिलास लेकर खुद एक घूंट में पीकर बोली। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। अगर वो वक़्त पर दूर ना होती तो आगे से वो सोचना भी नहीं चाहती थी। जबकि असलान अपने खाली हाथ फिर महमूद को देख रहा था, जिसको बस अपनी ही पड़ी थी। कहाँ थे तुम? महावीर जैसे घर में दाखिल हुआ। महावीर जैसे घर में दाखिल हुआ, अल्तमश आलम की गर्जदार आवाज़ ने उसका इस्तकबाल किया। उनकी आवाज़ पर महावीर ने ज़ोर से अपनी आंखें मीच कर खोली, फिर पलटकर उनकी तरफ देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट पास की। चमकते दांतों का इश्तार बाद में देखना, पहले जो पूछा है इसका जवाब दो। अल्तमश आलम ने तंज़ किया, जिस पर महावीर की मुस्कुराहट पल भर में सिमट गई। बाहर था। महावीर ने शराफत से जवाब दिया। हाल में सज्जल और अल्तमश आलम भी आ चुके थे। शम्स आलम भी आ चुके थे। महावीर, मुझे मज़ीद गुस्सा मत दिलाओ। अंधा नहीं हूँ, नज़र आ रहा है मुझे तुम बाहर से आ रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ, कल रात, पूरी रात और आज का सारा दिन तुम कहाँ गश्त पर निकले थे? अल्तमश आलम ने बहुत गुस्से से कहा, पर सामने भी महावीर था। गश्त मतलब? महावीर ने इतनी मासूमियत से पूछा, जिस पर सज्जल की हंसी निकल गई। शम्स आलम ने हवा मुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाकर कहा, गश्त मतलब आवारागर्दी। कहाँ कहाँ की? ओह अच्छा, मतलब इज़्ज़त से बेइज़्ज़त किया बाबा साहब ने मुझे। महावीर के कान को खुलचाकर खुद से बड़बड़ाया। बाप कुछ पूछ रहा। बाबा साहब मैं गश्त पर नहीं गया था, जुनैद के अपार्टमेंट में था। महावीर ने जवाब दिया। 2 टके के दोस्तों के साथ रहने से अच्छा है अपने घर में रहा करो। हमारा एक नाम है, एक मुकाम है इस सोसाइटी में, इसका लिहाज करो। इसलिए आइंदा लावारसों की तरह कहीं और नहीं अपने घर में रहना। अल्तमश आलम ने हुक्मियाना अंदाज में कहा। बाबा साहब माफ़ कीजिएगा, पर आपका कोई हक नहीं मेरे दोस्तों के बारे में ऐसा कुछ कहने का। वो 2 टके के हैं या करोड़ टके के, जैसे भी है मेरे दोस्त हैं, इसलिए आप दोबारा इनको कुछ मत कीजिएगा। महावीर उनकी बात पर मुठियाँ ज़ोर से कस के बोला, पर इसके गुस्से में कहीं बातों में भी मज़ाक़ जुमले शामिल थे। अब तुम अपने बाप के सामने बदतमीज़ी करोगे? अल्तमश आलम ने तेज़ आवाज़ में कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। महावीर संजीदगी से कहता ऊपर की जानिब चला गया। बाप की ये इज़्ज़त है इसकी नज़रों में। कल आए लड़के अहमियत मुझसे ज़्यादा है। अल्तमश आलम सोफे पर बैठ कर पाँव चलाकर बोले। बाबा साहब आपको तो पता तो है कि मैं वीर का वहाँ कहाँ कुछ सुनता है। फिर आपने तो उसके दोस्तों के बारे में बात की तो वो कैसे बर्दाश्त करता? शम्स ने ऐसा आवाज़ में कहा। बाप हूँ, फ़िक्र होती है मुझे उसका लापरवाह ना अंदाज़ देखकर दिल टूट कटता है मेरा। वो कोई बच्चा नहीं, जवान हो गया है, पर इसको कोई एहसास ही नहीं अपनी किसी ज़िम्मेदारी का। अल्तमश आलम ने कहा। हम हैं फ़िलहाल सारा काम देखने के लिए, आप परेशान ना हुआ करें। आहिस्ता आहिस्ता वीर को भी एहसास हो जाएगा इसकी जिम्मेदारियों का। शम्स ने उसको तसल्ली करवाना चाहिए। कहा जैसा हो भी जाए, पर आसार नज़र नहीं आते। अल्तमश आलम भी यकीन थे आसार भी नज़र आ जाएंगे। अगर आप इसकी शादी करवा गए तो बीवी होगी तो इसको पता चलेगा कि जिम्मेदारियों का, फिर आपको तो इससे कोई शिकायत भी नहीं होगी। शम्स ने अपनी तरफ से मुखलसाना मशवरा दिया। पहले अपनी जिम्मेदारियां संभाले, फिर बीवी की उठाएगा। मैं महावीर के चक्कर में किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगा। अल्तमश आलम ने कहा तो शम्स को चुप लग गई। फातिमा आज फरहान से मिलने उसके घर आई थी। मुलाजिम आधे घंटे के से उसको ड्राइंग रूम में बिठाकर किया था, पर अभी तक फरहान नहीं आया था। फातिमा को अपनी नाकदरी पर रोना आ रहा था, पर जब्त किए बैठी रही। दिल के हाथों मजबूर होकर, वरना दिल कह रहा था कैसे इंसान पर 100 बार लानत भेजे, जिसको उसकी कदर नहीं, जो उसके जज्बात जानकर अनजान बनकर बैठा है। सुनो, तुम्हारे साहब कहाँ मसरूफ़ है? मुलाजिम उसके लिए खाने के लिए लवाज़मात लेकर आया तो फातिमा ने पूछा। अपने कमरे में है, मैंने उनको बताया है, वो बस आते होंगे। मुलाजिम बताकर चला गया। फातिमा को 10 मिनट मज़ीद गुजरे वहाँ बैठकर। जब खुशबुओं से नहाया फरहान वहाँ पहुँचा। तुमने कुछ लिया नहीं? अब
फरहान उससे साथ बैठा, बोला, मैं यहाँ कुछ खाने नहीं बल्कि तुमसे मिलने आई हूँ। तुम खुद तो नहीं आए, और जब मैं आई हूँ तो इंतज़ार की सूली पर लटका दिया। फरहान के आते ही फातिमा ने शिकवा किया, काम होता है, मुझे अपने दोस्तों को भी ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता। फरहान ने वजह बताई, मैं होने वाली बीवी हूँ तुम्हारी, मेरी जगह दोस्तों से अलग होनी चाहिए तुम्हारे दिल में। ज़रूरी नहीं जैसा तुम अपने दोस्तों के साथ करो मेरे साथ भी ऐसा करो। फातिमा ने संजीदगी से कहा, इतने गुस्से में क्यों हो? फरहान ने वजह जानना चाही, तुम मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? फातिमा ने दिल की बात ज़ुबान पर लाई, मैं तुम्हें क्यों नज़रअंदाज करूँगा? बिला वजह के वहम मत पाला करो। फरहान ने हंसकर कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ इसलिए मुझे बहलाओ मत। फातिमा को इसकी बात पे यकीन नहीं आया। ऐसा है तो तुम बताओ क्या वजह हो सकती है तुम्हें नज़रअंदाज करने की? फरहान ने सारा मामला उस पर छोड़ दिया, वो तो तुम बेहतर बता सकते हो ना। फातिमा ने एक के जाविये बिगाड़े, जो मैं बता रहा हूँ इस पर तो तुम्हें यकीन नहीं, तो मैं और क्या कहूँ? फरहान ने कंधे पहुँचाकर कहा, पक्की बात है तुम मजबूर नज़रअंदाज नहीं कर रहा है। फातिमा कुछ पुरसुकून होती बोली, बिल्कुल पक्की बात है, और तुम सारे खदशात निकाल दो। इंसान हूँ, कामों में मसरूफ़ होता हूँ, कभी किसी को वक्त दे पाता हूँ, कभी किसी को नहीं, इसलिए ज़्यादा मत सोचा करो। फरहान ने आराम से कहा, ठीक है मान लेती हूँ तुम्हारी बात, पर दिन में कॉल भी नहीं तो एक मैसेज ज़रूर कर लिया करो। फातिमा अब रिलैक्स होती बोली, कोशिश करूँगा। फरहान ने हंसकर कहा, तो फातिमा ने आंखें दिखाई, भाई आप चल ऐसे रहे हैं जैसे डांस कर रहे हैं। पर दोस्त ने मुस्कुराहट दबाकर असलान से कहा, उड़ा लो मजाक जितना उड़ा लो मजाक जितना उड़ाना है, जब ठीक हो जाऊंगा तब मैं तुम लोगों से पूछूंगा। असला ने महमल और फरदौस को हंसते देखा तो दांत पीस कर बोला, नाराज़ क्यों हो रहे हो? हम तो बस मजाक कर रहे थे। महमल ने मुस्कुराकर कहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम आइसक्रीम की फरमाइश करती, ना मैं बाहर जाता हूँ, ना ये सब होता। महमल की बात पर असला फिर उठा, मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा और ये जीप वाले का कसूर है। एक तो अंधों की तरह रोड क्रॉस कर रहे थे, दूसरा वो अंधों की तरह जीप ड्राइव कर रहा था। महमल ने अपना दामन साफ किया, हाँ तुम तो अब ऐसे ही कहोगी, इतनी बेइज्जती जो उसने की तुम्हारी की। अरसलान ने चिढ़ाने के अंदाज में कहा, ओह हेलो, कोई माँ का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे महमल अशफाक को भी इज्जत करे सके। एक तो मैंने लड़की होकर तुम्हें डिफेंड किया करना चाहा, उसके बजाय तुम भी मैदान पर उतरते चूहों की तरह बिल्ली के डर से छुप कर बैठ गए। महमूद ने एक ही झटके में साफ बेबाक कर दिया, मैं ज़रूर इस लड़के की हड्डी पसली करता, पर मेरी टांग में तकलीफ थी जिस वजह से खामोश रहा, वरना दिल तो कुछ और ही करने को चाह रहा था। सलाम ने अपना भरम रखना चाहा, रहने दो, अब कहने सुनने की बातें हैं। महमूद ने उसकी बात हवा में उड़ाई, अब छोड़ें ये बातें, जो हो गया सो हो गया, बार बार पुरानी बातें करने का क्या फ़ायदा। पर दोस्त ने दोनों को लड़ते देखा तो कहा, पुरानी कहाँ है, कल की बात तो बात है। महमूद ने नाक सुखेड़ते कहा, तो मेरे कज़न रात की ही बात की। पर दोस्त ने उसका जोश ठंडा करना चाहा, अब मैं चलती हूँ, दादी घर में अकेली हैं। महमूद उठते हुए बोली, कल आना। अरसलान ने कहा, मैं नहीं आऊँगी। महमूद इतना कहकर वहाँ से चली गई, लगता है आपसे नाराज़ हो गई है। पर दोस्त ने अरसलान से कहा, कोई बात नहीं, मना लूँगा इसको मैं। अरसलान ने जवाब दिया, मुँह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? मुबीना बेगम ने महमूद से कहा, जो अभी उसके पास आकर बैठी थी, ये बड़े लोग इतने मतलबी क्यों होते हैं? महमूद ने उनकी गोद में सर रखते हुए पूछा, कौन मतलबी है, किसकी बात कर रही हो तुम? मुबीना बेगम ने जानना चाहा। जिससे सलाम का एक्सीडेंट हुआ था, इस आदमी के चेहरे पर ज़रा मलाल शर्मिंदगी नहीं थी, माना कि एक्सीडेंट ज़्यादा नहीं हुआ था, पर जितनी स्पीड से वो ड्राइव कर रहा था, सलाम का बड़ा नुकसान भी हो सकता था। महमूद ने संजीदगी से कहा, हर बात के बारे में इतना मत सोचो, अगर तुम एक एक बात को सोचने लगोगी तो इसका हल तो नहीं मिलेगा, पर उलझी ज़रूर जाओगी। बेहतर है फजूल और बुनियाद बातों के बारे में सोचना ही ना जाए। इस आदमी में अगर पछतावा नहीं था तो भूल जाओ, तुम बस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसने सलाम का बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। मुबीना बेगम इसके बाद हमें हाथ फेरती समझाने वाले अंदाज में बोली, बात को सोचेंगे तो हल मिलेगा। असलान ने कहा, इसको मेरी वजह से चोट लगी, भला मुझे क्या पता था ऐसा कुछ होगा। महमूद ने कहा, हादसा बताकर नहीं होते और ना किसी वजह से होते हैं, ये सब इंसानी किस्मत में पहले से लिखा होता है। फिर हम इंसान होते हैं जो दूसरों को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। मुबीना बेगम ने नरमी से कहा, ये तो मैं जानती हूँ, बस अरसलान ने ऐसा कहा तो बुरा लगा। महमूद ने गहरी सांस लेकर कहा, अरसलान का तो तुम्हें पता है मजाक करता है, अभी ऐसा किया होगा तुमने, खामखा बात को दिल पे ले लिया। मुबीना बेगम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर बोली, अब नहीं लेती दिल पे। महमूद को सुकून होती बोली, महावीर ऊपर सीढ़ियों के रेलिंग के पास खड़ा था और उसके 2 साल छोटी सजल हाल में सामने वाले सोफे के पास खड़ी होती बाल महावीर की तरफ फेंक रही थी। जो महावीर वो दूरी पर खड़ा आराम से कैच करता सजल की तरफ फेंक रहा था। वो दोनों इस गेम से लुत्फानंदोज हो रहे थे जब अपने ध्यान में आती नरमीन को बाल लगी सर पर बाल लगने की वजह से उसका अपना सर घूमता महसूस हो रहा था। महावीर सजल की तरफ बाल फेंक रहा था, जब बाल उसकी भाभी के माथे पर गोल निशान छोड़ गई तो वो आ गया और सजल ने जल्दी से इसको सोफे पर बिठाया। वो खुद परेशान हो गई थी। नरमीन ने अपनी चीखें मारने के सब वहाँ जमा हो गए। महावीर भी खुद पर पातिया पड़ता सबके दरमियान खड़ा हो गया, वरना दिल चाह रहा था बिना देर किए यहाँ से 9-2-11 हो जाए। क्या हो गया है? नरमीन के बच्चों की तरह ववेला मचाया हुआ अल्तमश शाला वहाँ आए तो नरमीन बयान करता देखा तो कड़क आवाज़ में बोले,
बाबा साहब मैं बच्चों की तरह वेला नहीं कर रहे हैं। आपके दोनों बच्चे पूरा लॉन छोड़े बीच चौराहे पर कैचिंग कैचिंग गेम खेल रहे हैं। नरमीन ने सुसु करते बताया। नरमीन के कैचिंग कैचिंग बोलने पर महावीर और सजल के मुंह से हंसी का फौरा निकल गया। अल्तमा शालम ने तेजी घुरी इन दोनों पर डाली, जिस पर सजल और महावीर अदब के साथ सर झुकाए खड़े हो गए। शर्म आनी चाहिए, वही खुद तो फजूलियात में पड़े हो, अब छोटी बहन को भी शामिल कर लिया। अल्तमा शालम गजब अंदाज में कराए। फजूलियात कहाँ बाबा साहब, यही तो उम्र है ज़िंदगी जीने की और इसका मज़ा लेने का। महावीर सज्जल के बाल सहलाता फ़ख्रिया अंदाज में बोला। तो ये तो तय है कि तुमने नहीं सुधरना। अल्तमश आलम तासब से उसको कहते नरमीन से मुखातब हुए, जो अभी भी रोने का मुशकिल कर रही थी। नरमीन बेटे, अब आप अपने माथे पर मम वगैरह लगा लो। नरमीन ने बस सर हिलाने पर था गया। अल्तमश आलम का फ़ोन बजने लगा तो वो वहाँ से चले गए। भाभी अगर इजाज़त हो तो कुछ अर्ज़ करूँ। महावीर ने बड़ी संजीदगी से नरमीन से कहा। नरमीन उसके चेहरे पर संजीदा तासरा देखकर इजाज़त दे डाली। आपके माथे पर ये गोल गोल बाल जैसा निशान काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। महावीर इतना कहकर सज्जल का हाथ पकड़ता वहाँ से वॉकआउट कर गया, जबकि नरमीन के रोने में मजीद रवानगी आ गई। पर ब्रो पर कब खेलें, फिर खेलें ब्रो, फिर कब खेलें। सजल महावीर के साथ जो टीवी लॉन्च में आती बोली। क्या कब खेलें, महावीर नासमझी से बोला। कैचिंग कैचिंग। सजल इतना कहकर पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, जिसका भरपूर साथ दिया महावीर ने दिया। जल्द ही पर बेच जोड़ा चौराहे पर नहीं बल्कि लॉन में। महावीर हंसकर कहता। सजल के हाथ पर ताली मारी। कैसी हो। महमल ने खुशगवार लहजे में कॉल पर फातिमा से कहा। मैं ठीक हूँ, मेरी फरहान से बात हुई है। उसने कहा वो मुझे नज़रअंदाज नहीं कर रहा, बस काम की नौयत से बढ़ गई है, जिसकी वजह से इसको वक्त नहीं मिलता। फातिमा ने मुस्कुरा करते हैं। चलो अच्छा है, तुम्हारे बेसुकून दिल को सुकून मैसर हुआ। महमल हंसकर बोली। हाँ ना, तुम्हें तो पता है मैं इसके मामले में कितना टची हूँ। इसका थोड़ा सा भी नज़रअंदाज करना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। फातिमा ने बेबसी से कहा। किसी के लिए इतना संजीदा नहीं होना चाहिए, हर एक को एक मुकाम देना चाहिए, ताकि अगर वो फैसला करना चाहे तो आपको तकलीफ ना हो। महमल ने संजीदगी से कहा। ये दिल के मामले होते हैं महमल, तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई ना, इसलिए ऐसा बोल रही हो, और ना किसी को कितनी अहमियत देनी है ये फैसला हम नहीं करते, सामने वाला खुद अपनी जगह बना लेता है। फरहान ने भी मेरे दिल में ऐसा मुकाम बना लिया जिसको मैं चाहकर भी कम नहीं कर सकती। फातिमा ने मुस्कुराते लहजे में कहा। मुझे मोहब्बत कभी होनी भी नहीं, क्योंकि मुझे मेरे दिल पर इख्तियार है। महमल ने आराम से कहा। यह तो वक्त आने पर पता चलेगा कि तुम बताओ अपनी मसरूफियात। फातिमा ने बात बदल कर कहा। कुछ खास नहीं, एक नावल लिखने का सोच रही हूँ। वैसे मेरी दोस्ती से तुम्हें एक फ़ायदा हुआ है, पहले तो तुम कभी नावल्स नहीं पढ़ती थी, अब मेरी वजह से थोड़ी बहुत पढ़ लेती हूँ। महमल ने शरारत से कहा। तो फातिमा भी हंसती। हाँ ये बात तो है, तुमने सही कही, वरना पहले तो मुझे नावल का मतलब ही नहीं पता था। फातिमा ने सही साफ गोई से कहा। इस्लामाबाद आने का कब प्लान है, महमल ने पूछा। पता नहीं, मैं चाहती हूँ शादी के बाद फरहान के साथ आऊँ। फातिमा ने पुरसोच अंदाज में कहा। फरहान शादी करेगा, मतलब इसका इरादा नहीं लगता ऐसा। महमल ने कच्चा जाहिर किया। क्यों नहीं करेगा, अम्मी भी मेरी शादी का सोच रही हैं, अगर वो शादी की बात नहीं करता तो मैं करूँगी। फातिमा ने फ़ौरन से कहा। तुम अपनी शादी की बात खुद करोगी। महमल को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। हाँ क्यों, इसमें क्या पराई है, फातिमा ने बेनियाजी से कहा। तो महमल अपना सर नफ़ी में हिलाने लगी। महमल शहर में चहलकदमी करने में मसरूफ़ थी, जब असलान उसके पास आया, और अब उसको चलने में दुश्वारी नहीं हो रही थी। नाराज़गी का प्रोसेस, या यूँ कहा जाए सीन कब ख़त्म होगा। अरसलान उसके हमकदम होता पूछने लगा। मैं नाराज़ नहीं हूँ, महमल ने जवाब दिया। गुस्सा हो, अरसलान ने सवाल बदल कर पूछा। मैं बिला वजह नाराज़ नहीं होती, महमल ने अपने चेहरे पर आईलिड को कान के पीछे उड़ेसते जवाब दिया। फिर क्या हुआ, अरसलान ने झिलझिलाकर कहा। महमल हूँ, बड़े आराम से बताया गया। मुझे तो जैसे पता नहीं था ना कि मैं तुम्हारे मूड के बारे में जानता चाहता हूँ। नाम का बचपन से पता है, अरसलान ने तंजिया करते कहा। पहले थी अब नहीं, महमल ने जवाब दिया। पहले क्यों थी और अब क्यों नहीं हो, असलान ने दूसरा सवाल किया। पहले तुम्हारी बात बुरी लगी थी, जब तुमने कहा मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, पर ख़त्म हो गई ये सोच कर कि शायद सच में मेरी गलती हो। महमल ने संजीदगी से कहा। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, मैंने बस मजाक में तुमसे ये बात की थी। अगर ज़्यादा बुरी लगी हो तो मेरी बात, तो मैं माजरत चाहता हूँ, असलान ने शर्मिंदगी से कहा। कहीं प्याही चलें हैं, महमल ने मुस्कुरा कर कहा। जैसे कि कहाँ जाना चाहिए, अरसलान ने उसकी मर्जी जानना चाहिए। मेला लगा है, वहाँ चलते हैं, महमल ने पुरजोश होकर बताया। तो अरसलान ने सर को जंबिश दी। कुछ परेशानी है क्या, महावीर ने नादर से पूछा, जो खिलाफ मामूल आज चुप सा था। हम ऐसा ही है कुछ, नादर ने मायूस हाँ ऐसा ही है कुछ, नादर ने मायूसी से कहा। मुझे बताओ क्या बता हल हो मेरे पास। महावीर सिगरेट का गहरा कश लेते बोला। तारा का रिश्ता हो गया है, अब शादी होने वाली है, तुम्हें तो पता है मैं प्यार करता हूँ, वो अब किसी और की होगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नादर ने बताया। नाकाम आशिकों की तरह बयान करने सच्चा है, इसको अपने लिए राज़ी करो, वरना हम इसको शादी के दिन उठवा कर तुम्हारे साथ निकाह करवा देंगे। इससे लिए बेहतर यही है अब वो मान जाए। महावीर ने उससे ऐसा कहा जैसे आम बात हो। मैं करता हूँ दुआ करना वो मान जाए। नादर उसकी बात पर इतफाक करता बोला। ना ही माने तो हम हैं ना, महावीर ने
आराम से अपने होने का बताया। फातिमा अपनी यूनी फ़ेलो के साथ रेस्टोरेंट आई थी। जब वहाँ उसकी नज़र फ़रहान के साथ दूसरी लड़की को देखकर वो पत्थर की बन गई। अपनी यूनी फ़ेलो से एक्सक्यूज़ करती हुए फ़रहान के सर पर खड़ी हुई। फ़रहान अपने सामने फातिमा को देखकर हड़बड़ा सा गया था। फ़रहान कौन है ये? फातिमा ने संजीदगी से पूछा। आप कौन हैं मिस? फ़रहान के साथ बैठी लड़की ने उल्टा उससे सवाल किया। तुमसे जब बात करूँ तब अपनी ज़ुबान को ज़हमत देना। अभी मैं फ़रहान से बात कर रही हूँ, इसलिए खामोश रहो। फातिमा बुरी तरह स्कूल उतार कर फ़रहान को देखने लगी। तमीज़ नहीं तुम्हें? और मैं फ़रहान की मंगेतर हूँ, जल्द हमारी शादी होगी। पहले लड़की ने नागवारी फिर उतरा कर बताया। ये क्या बकवास है फ़रहान? फातिमा चीख पड़ी। हम बाहर चलते हैं, लोग मुतवज्जो हो रहे हैं। फ़रहान खुद पर लोगों की नज़रें महसूस करता फातिमा से बोला। फातिमा कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले फ़रहान उसका हाथ थामता बाहर ले गया, जहाँ कोई नहीं था। क्या जाहिलों की तरह सबके सामने तमाशा लगा रही हो? फ़रहान ने सख्त लहजे में कहा। ये किस अंदाज में तुम मुझसे बात कर रहे हो तुम? फातिमा दंग सी फ़रहान का नया रूप देख रही थी, जो आज इस पर आश्कार हुआ था। अगर इत्तेफाक से उसकी नज़र ना पड़ती तो शायद वो अभी तक बेखबरी में रहती। फ़रहान जाने कब तक उसकी आंखों में धूल झोंकता। वो लड़की क्या बोल रही थी? क्या वो सच में तुम्हारी मंगेतर है? फातिमा ने ज़ख्मी होते दिल से ये सवाल पूछा। ये पूछते हुए वो किस अज़ियत से गुजरी थी, बस वो जानती थी हाँ सच है। फ़रहान बेज़ारी से बोला। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शादी के वादे, प्यार के दावे मेरे साथ, और जब उनको निभाने का वक़्त आया तो तुमने रास्ता बदल डाला। फातिमा इसका गिरेबान दबोचे इस्तफ़सार कर रही थी, करने लगी। सॉरी, पर अब मेरा तुम पे कोई ट्रस्ट नहीं। फ़रहान इसका हाथ अपने गिरेबान से हटाता बोला। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फ़रहान, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। फातिमा बेयकीनी से बोली। मैं नहीं करता, ज़रूरी तो नहीं जिससे प्यार हो उससे शादी भी हो। फ़रहान ने आराम से कहा। किस बात का बदला लिया तुमने मुझसे? फातिमा की आंखों से आंसू बहकर गालों पर लटक गए थे, पर सामने वाला बेहिस्सा था, जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बदला नहीं, बस पसंद इंसान की बदलती जाती है। हुरिया से मिला तो पता चला मैं इसको डिज़र्व करता हूँ। तुम में वैसे भी ऐसा क्या है जो मैं तुमसे शादी करता? बात बात पर शक करना। एक दफ़ा काल ना उठाने पर आसमान सर पर उठा लेना। मैं ऐसी साइको लड़की के साथ सारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। फ़रहान ज़हर-कुंद लहजे में बोला। फातिमा का वजूद साकन सा हो गया था। उसको अपनी टाँगों पर में जान जाती महसूस हो रही थी। जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा है ना, मेरी बददुआ है किसी और के लिए वो तुम्हें छोड़ जाए। इस वक़्त तुम गहरे मलाल में घिरे रहो, कोई साहिबा तुम्हारे पास ना हो, कोई तसल्ली के दो बोल तुमसे ना बोले। फातिमा ने बेदर्दी से अपनी आँखें रगड़ते कहा। फ़रहान तो मुस्कुराना नज़र उस पर डालता चला गया। पीछे फातिमा अपनी हालत पर मातम करना थी। उसको खुद पर अफ़सोस हो रहा था। अपने मुख़लस जज़्बात उसने बेहिस इंसान पर लुटाए थे। हाय महमल को रोसरी करने के लिए बाहर आई थी, और वो अभी बस टॉप पर जैसे ही खड़ी हुई सामने एक जीप रुकी, जिस पर बैठे इंसान को देखकर उसका मूड ख़राब हुआ था, इसलिए उसे नज़रअंदाज करने लगी। यू इग्नोर मी? महावीर दिलचस्पी से उसका चेहरा देखते सवाल करने लगा। अपना रास्ता नापो, मेरे मुँह लगने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, महमल ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। तौबा तौबा, मैं कि तुम्हारे मुँह लगने लगा। महावीर बकायदा कानों में हाथ लगाता बोला। मेरा तुमसे बहस करने का कोई मूड नहीं। मैं इतना कहती पैदल जाने लगी। महावीर भी मुस्कुराता आहिस्ता-आहिस्ता जीप चलाता उससे बातें करने लगा। तुम खाने में लाल मिर्च खाती हो या करेले? महावीर ने फ्रैंक अंदाज में कहा। मैं लाल मिर्च खाऊँ या लाल बेग, तुम्हें क्या? महमल ने गुस्से से कहा। जबकि महावीर तसव्वुर में इसके हाथ में और मुँह में लाल बेग सोचता झिरझिरी ली। इसको कौवे वाली फीलिंग आई इसको क्या वाली फीलिंग आई कि इतना गंदा बोलती हो तुम? महावीर तासुब से सर हिलाता बोला। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? महमूद ने रुक कर पूछा। पता नहीं, तुम अकेली हो, कहो तो मैं ड्रॉप कर दूँ? कहाँ जाना है तुम्हें? महावीर ने अपनी खिदमत पेश की। जहन्नुम में जाना है, महमूद ने दांत पीस कर कहा। ओह, ऐसे क्या गुनाह कर दिए जो तो खुद को खुद ही जहन्नुम में डाल रही हो? महावीर गहरे अफसोस से बोला। तुम्हारा मसला क्या है? महमूद ने झिझला कर पूछा। क्या तुम्हारे पास कोई जिन है जो चुटकी में सारे मसले हल करता है, या तुम खुद वालदैन का चिराग हो? या तुम खुद अलादीन का चिराग हो? महावीर ने दराज़ाना अंदाज में पूछा। या अल्लाह, कितने फजूल इंसान हो तुम। महमूद को अपना सर घूमता महसूस हुआ। उसको महावीर की बातों पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तुम फजूल तो बिल्कुल नहीं। महावीर इसका जायज़ा लेता संजीदगी से गोया कानों की समात ख़राब है, या उल्टा सुनते हो या समझते हो मैंने तुम्हें फजूल बोला है? खुद को नहीं। महमूद इसकी बात पर तब कर बोली। बड़े बुजुर्गों का कहना है, जो इंसान जैसा होता है बाकी लोग भी उसको उसी तरह नजर आते हैं। महावीर ने आंखें टपटपाकर कहा। बदतमीज़ महमूद ज़ेरे लब बड़बड़ाती टैक्सी को रोकने का इशारा करने लगी। मिस, मैं आपको बहिफाजत आपके हुजरे में छोड़ आऊँगा। महावीर ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। हुजरे में तुम रहते होगे, मैं नहीं। महमल ने इकराते हुए कहा। आपको पक्का यकीन हो गया है? लाल, काली, हरी, नीली, पीली मिर्चें खाती हो तुम, वरना कोई इतना गुस्सा कैसे कर सकता है? महावीर अपना हाथ दूसरे हाथ पर मारकर बोला। हो गया यकीन, अब भाड़ में जाओ। महमल कहती टैक्सी में बैठ गई। वाह जी वाह, क्या किस्मत है। मतलब इस लड़की को मुझसे ज़्यादा इस टैक्सी ड्राइवर पे यकीन था। हाउ स्ट्रेंज, महावीर खुद से कहता अपनी जीप स्टार्ट करने लगा। महमल घर वापस लौटी तो उसने सेल फोन पर फातिमा की इतनी कॉल्स देखकर परेशान हो गई। उसने पहले ग्रोसरी का सारा सामान किचन में सेट किया और उसके बाद अपने कमरे में आकर फातिमा को कॉल की। सॉरी यार, मैं आज मार्केट गई थी, फ़ोन घर पर था। जब घर आई तो पता चला तुमने इतनी कॉल्स की हैं। खैरियत? दूसरी तरफ से फातिमा ने जैसे ही कॉल रिसीव की, महमल बोलना शुरू हो गई। फरहान ने छोड़ दिया मुझे। फातिमा इतना कहती हज़ारों कतार रोने लग गई थी। उसके इस तरह रोने की आवाज़ सुनकर
देखकर महमल के उस्तान खता हो गए। हाँ फ़ातिमा, रो क्यों रही हो? फरहान कैसे तुम्हें छोड़ सकता है? महमल ने परेशानी से कहा। जिस पर फ़ातिमा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया, जिसको सुनकर महमल को अफ़सोस हुआ। मुझे तो पहले ही फरहान अच्छा नहीं लगता था, और प्यार करती हूँ मैं इससे, इतनी जल्दी कैसे भूल जाऊँगी? वो आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? फ़ातिमा ने बेबसी से कहा, मर्द ज़ात की फितरत है धोखा देना, इसके लिए लड़कियाँ टिश्यू पेपर की मानद होती हैं। एक इस्तेमाल कर लिया तो दूसरा कर लिया। महमूद ने सर्द सांस खींचकर कहा, मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी? तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी, पर जिस पर तुमने अपने जज्बात लुटाए वो इस काबिल नहीं, लायक नहीं था। महमूद ने इसकी बात पर कहा, फिर लोग ये क्या कहते हैं, मोहब्बत अपना आप मनवा देती है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, एक ना दिन इसको भी हो जाएगी, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। फ़ातिमा ने उससे ऐसा सवाल किया जिसका जवाब वो खुद नहीं जानती थी। वे हिस्स लोगों से मोहब्बत का अंजाम यही होता है फ़ातिमा, इसलिए एक बुरा ख्वाब समझ कर भूल जाओ। महमूद ने जाना चाहा, बुरा ख्वाब इंसान नहीं भूल पाता, ये तो फिर भी मुझ पर बीती है, तो कैसे कह सकती हूँ ऐसा? फ़ातिमा ने शिकवा किया। तो और मैं क्या कहूँ, तुम ही बताओ। महमूद ने तकी सांस खारिज की। मेरा यहाँ दम घुट रहा है। फ़ातिमा ने कहा, तो यहाँ आ जाओ। महमूद ने फ़ौरन कहा, क्या वहाँ आकर मैं भूल जाऊँगी सब? तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी इसको भूल जाने में। महमूद ने इसको पुरसुकून करना चाहा। मेरी पढ़ाई है यहाँ, और मैं इतनी आसानी से फरहान को किसी और के लिए नहीं छोड़ सकती, वो मेरा है बस। फ़ातिमा ने दो टोके अंदाज में कहा, अगर वो तुम्हारा होता तो किसी और के पास जाने का सोचता भी नहीं। बेहतर यही है कि तुम फरहान की रट लगाना छोड़ दो। महमूद ने उसको सख्ती से कहा, जिस पर नाचार फ़ातिमा को उसकी माननी पड़ी। अब ऑफ़िस जॉइन करो या अपने भाई के साथ ज़मीनों की देखभाल पर जाया करो। अल्तमश आलम ने रग़बत से खाना खाते महावीर से कहा, जिसके मुँह का नवाला अल्तमश आलम की बात सुनकर अटक गया था। बाबा साहब, ज़मीनों की देखभाल पर मैं जाया करूँ, मैं क्या किसान हूँ? महावीर सदमे की हालत में बोला, किसान बनना कोई आम बात नहीं, इसलिए तुम कभी बन नहीं सकते, और मैंने पहले और भी ऑप्शन दिया है, इस पर गौर फ़िक्र करो। मैं अब थोड़ी भी तुम्हें छूट नहीं दूंगा। वो कर ली तुमने अपनी मनमानी। अल्तमश आलम हतमी अंदाज में बोले, बाबा साहब, सारे काम मेरे बगैर भी तो हो रहे हैं, तो अब मैं ऑफिस में आ जाऊँगा तो क्या होगा? बेहतर मैं यहीं रहूँ, वहाँ मेरा होना ना होना एक ही बराबर है। महावीर ने अपनी तरफ से अक्लमंदी का सबूत दिया। कल को अगर तुम्हारी शादी हो गई तो उसकी ज़रूरत को कैसे पूरा करोगे? अल्तमश आलम ने संजीदगी से जवाब दिया, वाट, कल मेरी शादी है और आप मुझे अब बता रहे हैं? आपको क्या नहीं पता दूल्हे को कितनी तैयारियां करनी होती हैं? मुझे भी तो शादी के लिए शेरवानी लेनी थी, अपने दोस्तों को इनवाइट करना था, और भी बहुत सारे काम हैं, और सबसे अहम बात, आप मुझे बताए बिना इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? लड़की कौन है? मैंने तो नहीं देखा, और क्या पता मुझे पसंद ना आए। आपको कम से कम मुझे लड़की का तो बताना चाहिए था ना, ताकि मैं बाद में मसला ना हो। वहाँ भी अल्तमश आलम की बात सुन बोलने पर आया तो बोलता चल गया। अल्तमश आलम खशमीन नज़रों से उसको घूर रहे थे। बाकी सब जो खुद को हर गुफ्तगू से जान ज़ाहिर करते खाने में मसरूफ़ थे। महावीर की इतनी बड़ी तकरीर सुनकर हंसी से लूट-फूट होने के डर पे थे। आप लोग हों आप लोगों को हंसी आ रही है, यहाँ मेरी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी का मामला है। महावीर सबको हंसाता देखकर नाराज़गी ज़ाहिर करता बोला, मैंने मसाल पर कहा, कल मतलब कभी तो शादी होगी ना तुम्हारी, फिर क्या करोगे तुम? अल्तमश आलम ने तरहम भरी नज़रों से उसको देखकर कहा, शुक्र मेरे मालिक का, आपने तो आज मेरा हार्ट फेल करवाना था, पर चलो शुक्र, ऐसा कुछ नहीं। महावीर शुक्र अदा करता दोबारा खाने में लग गया। अगर तुम्हारी फजूल गोई हो गई हो तो काम की बात करें। अल्तमश आलम ने जब्त करते कहा, जी बाबा साहब, ज़रूर करें। इजाज़त क्यों मांग रहे हैं? महावीर अपनी तरफ से खुश दिली से इजाज़त देता बोला, ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? मेरी मानो तो कल इससे आ जाओ। अल्तमश आलम ने कहा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर मुझसे काम काज का ना कहा करें। महावीर बेचारगी से बोला, हर डरामे की डिग्री नहीं लेकर दी मैंने तुम्हें, अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, अगर तुम्हें इख्तलाफ हुआ तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूँगा, फिर देखता हूँ कैसे तुम ऐश भरी ज़िंदगी गुज़ारते हो। सबसे पहली मैं तुम्हारी जीप की चाबी अपने पास रखूँगा। अल्तमश आलम ने महावीर की दुखती रग पर हाथ रखा था, वो जान गए थे महावीर सीधे तरीके से उसकी बात मानने वालों में से नहीं, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाने का सोचा जो यकीनन काम कर आने वाला था। आप मेरे साथ ऐसा मज़ाक मत करें बाबा साहब। महावीर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोला, मज़ाक करने की आदत नहीं मेरी। अल्तमश आलम नैपकिन से हाथ साफ करते उठ खड़े हुए थे। महावीर दुनिया जहाँ की मासूमियत तो बेचारगी से अपने बाप को देखने लगा, जो उसका कंधा थपथपा कर डाइनिंग का हाथ से निकल गया। बाप बाप होता है वीर, बाप से चालाकियाँ काम नहीं आती। बाबा साहब ने बहुत तुम्हें तुम्हारी करने दी, अब तुम वो करो जो बाबा साहब चाहते हैं। शम्स जले पर नमक चिरकता उठ गया, जबकि महावीर सदमे की हालत में चावल का चमचा मुंह में डालकर खाने लगा। आज वाकई उसको अपना आप बेबस लग रहा था। नहीं, जब शादी चाहती है मुबीना बेगम ने महमल को बताया। किसकी शादी? महमल ने पूछा। तुम्हारी और सलान की। मुबीना मुनीबा मुनीबा बेगम जवाब दिया। आपने क्या जवाब दिया? महमल ने उनकी रजामंदी जाननी चाहिए, तुम्हारी राय के बिना मैं क्या जवाब देती। मुनीबा बेगम ने कहा, आपको जो ठीक लगता है वो करें, मुझे आपके किसी भी फैसले पर कोई एतराज़ नहीं। महमल ने मुस्कुराकर बताया, जीती रहो। मुनीबा बेगम नहाल होती हुई बोली, अच्छा मैं बूबो की तरफ होकर आती हूँ। महमल खड़ी होती बोली, जिस पर मुनीबा ने सर हिलाते हुए इजाज़त दे दी।
क्या हुआ तुम दोनों को? महमल अपनी फूफो के घर आई तो फिरदौस और असलान को खामोश बैठा देखा तो वो सवाल किया, तुम्हें पता है कल रात भाई के कमरे में नाग था? फिरदौस ने अपने लहजे में तजस्सुस डालकर बताया। नाग? वो कहाँ और कैसे आया? अब कहाँ गया वो? महमल ने तज्जुब से पूछा। आपका अब का पता नहीं, पर भाई अपने कमरे में नहीं जा रहे, जबकि अम्मी ने सुबह सारे कमरे की सफाई करवाई, कोई नाग नहीं था। पर दोस्त ने सलाम की तरफ इशारा करते थे, तुम्हारे कमरे में नाग था तो तुमने मारा क्यों नहीं? मार देना चाहिए था। महमल ने आराम से कहा, क्या पता अशाधारी नागन हो। पर दोस्त ने महमल की बात पर गंभीर लहजे में कहा, वो भी हो सकता है आदि नागन हो। अगर असलान तुम उसको मारते तो वो दूसरा जन्म लेती, तुमने बदला लेने के लिए और शादी करती तुमसे, ताकि आराम से मार सके। फिर जब शादी हो जाती तो उसको तुमसे प्यार हो जाता और अपना इरादा वो बदल डालती। फिर अचानक कहानी में ट्विस्ट आता, तुम्हें पता चल जाता कि जिससे तुम्हारी शादी हुई है वो एक नागन है और तुमसे बदला के तहत शादी किया है। फिर तुम उसके वजन हो जाते, वो तुम्हें अपने प्यार का यकीन दिलाती, पर तुम ना करते। महमल ने बड़े मजे से सलाम के ना होने वाले मुस्तकबिल का नक्शा खींच के बताया, जिस पर फरदौस तो हंसने लगी, पर इस्लाम बुरी तरह इन दोनों को घूर रहा था। यहाँ मेरी जान के लाले पड़े हैं, वह यहाँ तुम दोनों को मस्करापन सूझ रहा है। असलान ने दोनों पर अफसोस भरी नजर डालकर कहा। अरसलान, तुम परेशान भी तो बिला वजह हो रहे हो। जब नाग अब नहीं तो बस बात खत्म, तुम्हारी जान को अब सुकून आना चाहिए ना कि लाले पड़ने चाहिए। मेहमान ने आंखें घुमाकर कहा, खुद के कमरे में नाग हो तो पता चले। अरसलान ने जलकर कहा, अल्लाह को मानो, क्यों मुझे मासूम को बदवा दे रहे हो? महमल अरसलान की बात सुनकर बोली, तो और क्या कहूँ, कल रात मैंने इतना बड़ा नाग देखा और एक तुम दोनों हो जो फिक्रमंद होने पर अपना ऐसा बर्ताव कर रही हो। अरसलान ने इनको शर्म दिलानी चाहिए, जिस पर दोनों हंस पड़े। फातिमा महमल के कहने पर इस्लामाबाद आ चुकी थी, पर इसने अभी महमल को लाइलम रखा था। वो अभी खुद में हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि महमल से मिले हो या उसकी किसी बात का जवाब दे पाए। बाप बाप ना रहा, मैं ना पहले की तरह ना होगा। ए जिंदगानी हमें तेरे एतबार ना रहा, बाप बाप ना रहा, ए जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। सुबह 12 बजे के बाद उठने वाला महावीर आज 7 बजे आईने के सामने खड़ा टाई बांध रहा था और अपना गम गाना गाने की सूरत में कम कर रहा था। बेड पर बैठी सजल खूब महावीर की हालत से लुत्फानंदोज हो रही थी। ऊपर से जिस अंदाज में महावीर गा रहा था, सजल हंस हंस के पागल होने को थी। सज्जू भाई जानी भाई को अच्छा सा नाश्ता कमरे में लाकर दो, मैं नकदरों के दरमियान बैठना अपनी तो ही समझता हूँ। महावीर शाहाना अंदाज में सजल से बोला, मानो भाई आपकी मालूमात फराहम करने की खातिर मैं अर्ज़ करती हूँ कि इस घर का असूल है कि जो सब पर लागू है कि वो इसको पूरा करें। वो ये कि नाश्ते के सबको एक साथ करना होगा। फजल के ने शरीर लहजे में महावीर से जब जिस पर महावीर के बिगड़े तासरात मज़ीद बिगड़ गए। एक तो हमारे घर के अजीब असूल। महावीर नफ़ी में सर को जंबिश देता उकताहट से बोला, अजीब कहाँ, यही तो वक़्त होता है जब हम सब साथ बैठ कर नाश्ते के साथ बातें कर लेते हैं, वरना तो भाई और बाबा साहब ज़मीनों पर निकल जाते हैं, भाभियाँ अपने-अपने कमरों में होती हैं, आप सारा दिन बाहर होते हैं। सचिन ने अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया। साफ-साफ कहो ना, यही तो वक़्त होता है जब आपकी गर्दन बाबा साहब के हाथ में होती है। महावीर मुँह बसोड़ कर बोला, हाँ, हाँ, कितने क्यूट हैं आप। सजल ने कहकर लगाकर कहा, क्यूट बच्चों के लिए होता है। महावीर आलम के लिए डैशिंग, हैंडसम, खूब रूबावकार, शानदार शख्सियत का मालिक कहा जाता है। महावीर गर्दन अकड़ा कर बोला, मानो भाई अगर सारी तारीफ़ें उर्दू में कर ली तो हैंडसम और डैशिंग भी कहा। सजल ने मीठा तंज़िया किया, मैं क्या बिल्ली हूँ जो बार-बार मानो बोल रही हो। महावीर ने घूर कर कहा, मैं तो नाश्ता करने जा रही हूँ, अगर आपने नाश्ते के ऑफिस जाना है तो आपकी मर्ज़ी। सजल धप के खड़ी होकर अपने हाथ झाड़कर बोली, मतलबी बहन रुको, मैं आता हूँ। महावीर मिरर में खुद पर एक तनकीदी नज़र डालता सजल से बोला, अस्सलाम वालेकुम। डाइनिंग टेबल पर आते सजल ने सलाम किया तो महावीर ने भी कहा। फुल ग्रे कलर के कोट पैंट और वाइट शर्ट पहने वो रोज़ाना मामूल के ख़िलाफ़ आज घने काले बालों को नफासत से जेल से सेट किया हुआ था। बाएं हाथ की कलाई में रोलेक्स की घड़ी पहने महावीर काफ़ी डैशिंग और डिसेंट और डैशिंग लग रहा था। अल्तमा शाला मुस्कुराती नज़रों से महावीर को देख और उसका जायज़ा ले रहे थे, जो आज बहुत अलग लग रहा था, मगर उनकी खुशी की मुद्दत बहुत कम अरसे तक रही। जब महावीर ने अपनी ज़बान के जोर दिखाए तो अल्तमश आलम की खुशी जहाँ की तरह बैठ गई। बाबा साहब, आपने मेरे लिए अलग ऑफिस तो खुलवा लिया होगा, ऑफिस के सारे स्टाफ को मालूम तो होगा ना कि द ग्रेट महावीर आलम आ रहा है, तो यकीनन आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। जैसा मैंने कहा कि मेरे ऑफिस जाने के 5 मिनट पहले सारा स्टाफ बाहरी दरवाजे पर मौजूद होगा मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आखिर को एक अनमोल हस्ती मौजूद होगी उनके दरमियान, तो मैं अपने कैबिन का इफ्तिताह भी करूँगा। ज़ाहिर है अब रोज़-रोज़ तो पहला दिन नहीं होता ना ऑफ़िस का, तो इसलिए मैं इस फर्स्ट डे को मुकम्मल तौर पर जीना चाहता हूँ। पहली सारी तस्वीरें क्लिक होंगी और भी बहुत कुछ। बेड पर जैम लगाता महावीर ने अपने ख़्यालात से सबको आगाह किया। शम्स आलम और माजिद आलम का दिल किया। महावीर की कयास आई पर अपना सर पीट कर नरमीन और आमीन नफ़ी में सर हिलाती रह गई, जबकि सजल हमेशा की तरह महावीर की बात पर लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। हज करके ऑफिस आओगे या उम्रा करने के लिए? जो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हों, हाथ में फूलों का
ताल अरे हाँ, फूल कहना तो मैं भूल गया, अच्छा हुआ आपने याद करवा दिया। अल्तमश आलम की बात बीच में रोककर महावीर पुरजोश आवाज़ में बोला, वीर बाबा साहब बात कर रहे हैं, खामोश होकर सुनो। माजिद ने संजीदगी से उसको टोका। जवाब में महावीर ने अपने होठों पर उँगली रख ली। ऑफिस में तुम कोई बचकाना हरकत मत करना। ऐसा ना हो जब तुम ऑफिस जाओ तो उनको लगे कोई सर्कस वाला जोकर आया है। अल्तमश आलम की संजीदगी से कई बात पर सबकी हंसी निकल गई। महावीर ने घूरकर सजद को देखा, बाकी सब तो बड़े थे, जिस वजह से रौब बस उसी पर ही चल सकता था। बाबा साहब, यू इंसल्टिंग मी बैडली। महावीर ने इल्तजा किया। इस जुमले की ट्रांसलेशन उर्दू में तो करना ज़रा। अल्तमश आलम पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो होकर बोले, जिसे वो प्राइमरी का स्टूडेंट हो। आप बहुत बुरी तरह से मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। महावीर ने अपना कोट दुरुस्त करके गर्दन अकड़ाई। अल्तमश आलम ने तासुब से गर्दन हिलाई। हैरत है, तुम्हें अपनी बेइज्जती महसूस भी होती है? नरमीन ने मसनूई हैरानकुन लहजे में कहा। जी, क्या आपको नहीं होती महसूस होती? महावीर ने झट से जवाब दिया। नरमीन में फिर हिम्मत ना हुई कि वो महावीर को छेड़े। भाई, आप एक लाइन कहना भूल गए थे। सजल ने बड़ी संजीदगी से कहा। अच्छा, वो क्या? महावीर ने तशवीश ज़दा लहजे में पूछा। यही कि आपको सारा स्टाफ अपने कंधे पर उठाकर कैबिन तक छोड़ा है, ताकि आपको अपने नाजुक कदमों को सहम ना देनी पड़े। सजल ने आराम से बताया। पर ऐसा करने कौन देगा? महावीर टेढ़ी नज़रों से अल्तमश आलम को देखकर बोला। चुपचाप नाश्ता करके ऑफिस जाओ, ज़मीनों पर चक्कर लगाने के बाद हम भी आ जाएंगे। उम्मीद है कोई गड़बड़ नहीं होगी। अल्तमश आलम ने महावीर को जैसे खबरदार किया। आती हूँ, कौन है? महमल वाशिंग मशीन में कपड़े डाल रही थी धोने के लिए, जब भाई दरवाजे पर दस्तक हुई। फातिमा तुम? महमल ने दरवाज़ा खोला तो अपनी दोस्त को देखकर हैरान होती बोली। अब हैरान होती रहोगी भी या मिलोगी भी? फातिमा ने उसको एक जगह पर कैसी हो, कब आई यहाँ? महमद फट से उसके गले में लिपटी सवालों की बौछार करने लगी। तुम्हारे सामने हूँ आते हुए 21 साल हो गए हैं। फातिमा ने जवाब दिया। पता है, एक तो 21 साल पुराना मॉडल हो। मैं इस्लामाबाद कब आई इसका पूछ रही हूँ? महमूद ने उसके सर पर चिल्ला मार कर कहा। बस कुछ दिन पहले, सोचा अचानक आकर तुम्हें सरप्राइज दूँ। फातिमा सेन में आती बोली। बदतमीज़, तो इतने दिन बाद क्यों आई? महमूद ने घूर कर कहा। अब तो आई हूँ चाय पानी का पूछे बजाय तुम शिकायत करने लगी हो। फातिमा ने उसको मेहमाननवाजी के अदब सिखाने चाहे। अब आई हो तो सांस लो कुछ, क्या आते ही चाय पानी मांग रही हो? महमूद ने शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा उसको शर्मिंदा कर दिया। नाइस। महावीर पूरे ऑफिस में चक्कर लगाकर बस इतना बोला। सर, आपका कैबिन थर्ड फ्लोर पर है, साथ खड़े एक एम्प्लॉयर ने इस तरह से कहा। पता है? महावीर ने तीखी नज़रों से उसको देखा कर कहा तो वो सर झुका गया। मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ, 5 मिनट में समोसा चाट और गर्मा गर्म चाय मेरी खिदमत में पेश होनी चाहिए। महावीर ने हुक्म में आधा अंदाज में कहा। सर, चाय तो ठीक है, पर समोसा चाट क्या आप इस वक्त खाएंगे? सामने एक लड़के ने सूखे होठों पर जुबान फेर कर कहा। क्यों, इस वक्त क्या रोज़ा रखना होता है या समोसा खाना ममनून होता है? महावीर कमर पर हाथ टिकाए लड़का अंदाज में पूछने लगा। नहीं सर, वो सुबह का वक्त है ना, इसलिए कहा। सुबह के वक्त ऐसी चीज़ें खाना सही नहीं होता। लड़के ने वजाहत देनी चाहिए। नाम क्या है तुम्हारा? महावीर ने संजीदगी से पूछा। शहराज। शहराज को अपनी नौकरी जाती महसूस हुई। अच्छा, जिनजाद? सर, शराज। महावीर के मुंह से अपने लिए जिनजाद नाम सुनकर शहराज दब कर बोला। हाँ हाँ, वही शराज या जिनजाद, क्या फ़र्क पड़ता है? आता तो आखिर में ज़ाद है ना। महावीर ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। शराज बेचारा एहतजाज मैं कुछ ना कह सका। जो कहा है वो करो, मैं कैबिन में जा रहा हूँ। महावीर हुक्म देता लिफ्ट की जानब चला गया। सर, मैं आई कम इन? शहजाद महावीर के हुक्म के मुताबिक समोसा चाट के साथ चाय रख गया था, जिससे महावीर भरपूर तरीके से इंसाफ कर रहा था। जब कैबिन का दरवाजा नोक हुआ। यस, महावीर बदमज़ा होता बोला। सर, बड़े सर ने कहा है ये फाइल पढ़कर आपने सिग्नेचर ले। अल्तमश आलम का मैनेजर हाथ में फाइल लिए महावीर से पूछा। तो पढ़ो, फिर मैं साइन करता हूँ। महावीर शाह ने बेनियाजी से बोला। मैंने पढ़ लिया है सर, पर आप बॉस हैं, आपका एक दफ़ा चेक करना ज़रूरी है। मैनेजर मुस्कुराकर बोला। इसको लगा शायद महावीर को समझ नहीं आया। मैं बॉस हूँ तो क्या तुम्हारा काम मैं करूँ? पढ़ूँ भी मैं? साइन तो चलो मैं कर लूँगा, पर सारा काम अगर बॉस ही करेगा तो सारा स्टाफ क्या शोपीस की तरह सजाने के लिए है? महावीर की कही बात पर मैनेजर बेचारा बिला वजह घबरा गया। सर, स्टाफ तो बाकी काम करता है, बॉस का काम तो होता है ना स्टाफ मैन जो काम करे उस पर नज़रसानी करे, अगर वो काम गलत करे तो उसकी रहनुमाई करे। मैनेजर ने झट से वजाहत देते कहा। लो, अब ये और काम मेरे सर पर। महावीर हाथ में चाहता बोला। सर, फिर आप बताएं मैं क्या करूँ? मैनेजर ने सब कुछ उस पर छोड़ दिया। करना क्या है? तेज़ आवाज़ में पढ़ो, मैं सुनता हूँ, फिर साइन करूँगा। महावीर हाथ में दूसरा समोसा पकड़ता हुक्मराना लहजे में बोला, जिस पर मैनेजर ना चाह रहा अपने बने ने बॉस की मंतक पर अमल करता तेज़ आवाज़ में पढ़ने लगा, जिसे कोई बच्चा अपनी टीचर को सबक सुनाता हो। तुम्हारी शादी की तैयारियाँ शुरू भी हो गई हैं? फातिमा ने हैरत से महमूद को देखकर कहा। जो बिल्कुल नॉर्मल थी। हम बाद में भी तो होनी थी, इसलिए मैंने दादी की बात पर मान का पास रखा। मेरे वालिदैन के बाद एक वही तो थी जिन्होंने मुझे कड़ी धूप से बचाया, अपने ज़ईफ़ हाथों से मेरे लिए खाना बनाती थी। मेरी पसंद का जो ये उम्र उनके आराम की थी वो उन्हीं ने मेज पर कुर्बान कर दी। तुम्हें पता है, इनको टांगों में दर्द होता था, फिर भी मुझे स्कूल के गेट तक छोड़ने आती थी। पता, बिना गर्मी सर्दी, बिना अपनी तकलीफ़ का सोचे सलान अच्छा लड़का है। मैंने इसके रिश्ते के लिए इसलिए हाँ नहीं किया कि वो मुझे चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि दादी ने
भले मान से इसके प्रपोज़ल का बताया था, मेरे इनकार पर वो असरार ना करती, पर दिल में मायूस ज़रूर होती हो जाती। मैं अमल ने खोए हुए लहजे में कहा, तुम्हारी और दादी पोती की मोहब्बत मसाली है, पर तुमने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला बिना अपनी मर्ज़ी की और खुशी से किया है। फ़ातिमा को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ, मेरी मर्ज़ी है, मैंने ऐसा कब कहा? पर दादी भी तो खुश थी, मैंने कभी इनकार नहीं किया, वरना जिस तरह तरह का मैं हमसफ़र चाहती थी, अरसलान इस पर पूरा नहीं उतरता। मैं अमल ने हँसती से कहा, अच्छा तो तुम्हारा आइडियल कैसा हो क्या सोचा हुआ था तुमने इस बारे में? फ़ातिमा ने दिलचस्पी से पूछा। बहुत ज़्यादा बस मज़बूत किरदार का, अपनी नज़रों को काबू में रखने वाला, औरतों की इज़्ज़त करने वाला, गौर करवाने वाला, खुद को एक के लिए महफ़ूज़ रखने वाला, थोड़ा संजीदा, थोड़ा खड़ूस पर फ्रैंक नेचर। वो बस मेरे साथ मेरे हद तक महदूद रखता, मैं वह खूबसूरत होती या ना होती, पर इसको मेरे अलावा और कोई लड़की ना भाती, मेरे लिए वो पोसेसिव होता, जुनूनी होता। मैं इसका इश्क होती, महमल किसी और दुनिया को सोचती, जज़्ब के आलम में बताने लगी। इतना कहने के बाद भी कहती है वो ज़्यादा नहीं। फ़ातिमा सच ढक कर बोली। हाँ, तो ये खूबियाँ हर लड़की अपना हमसफ़र में चाहती है। महमूद ने मुँह बनाकर कहा, इंसान तो बहुत कुछ चाहता है, पर होता वही है जो पैदा होते ही उसकी किस्मत में लिखा होता है। फातिमा ने सर्द साँस खींच कर कहा, इंसान की किस्मत हर वक़्त बदलती है, जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है। महमूद की खूबसूरत मुस्कुराहट से कहा, अल्लाह अपने बंदे और नेक बंदे अपने पसंदीदा और नेक बंदे को कभी मायूस नहीं करता, गुनहगारों की कौन सुनता है? फातिमा ने एहसास उदासी से कहा, अल्लाह अपने किसी भी बंदे को मायूस नहीं करता। महमूद ने फिर से मुस्कुराकर कहा, अच्छा फातिमा बस ये कह पाई, तुम्हें पता है इशफ़ाक़ अहमद क्या कहते हैं? कहते थे महमूद ने फ़ातिमा का उतरा मुँह देखकर कहा, क्या कहते थे? फ़ातिमा ने जानना चाहा। इशफ़ाक़ अहमद कहते थे, ज़िंदगी में बहुत सारी हिमाकतें करना, पर एक ना करना, वो है खुदा की रहमत से मायूसी, खुदा की रहमत से मायूस मत होना। फ़ातिमा अल्लाह जब देने पर आता है ना, तो हमारी झोली कम पड़ जाती है, और वो देने वाला है, हमारी दुआएँ सुनने वाला है। शर्त ये है कि हम अपने रब को खलूस दिल से माँगे, पूरे यकीन के साथ। साथ माँगे कि वो हमारी दुआ सुनेगा, वो सबका रब है और सिर्फ़ नेक बंदों का नहीं। महमूद ने हमेशा की तरह एक अच्छी दोस्त होने का सबूत दिया, इसको मायूसी की दलदल से बचाना चाहा। मैं एक बात कहूँ तुमसे फातिमा, उसकी उसका बात पे मुस्कुरा कर बोली, कहो। महमूद ने इजाज़त दी, ज़िंदगी में अगर कहीं मोहब्बत मिले ना, तो इसको कबूल कर लेना, ज़ाया मत करना। मोहब्बत जिस पर नाज़िल होती है ना, वो खालिस दिल होते हैं, मुक़द्दर की बात है मोहब्बत करना, फिर उसको पाना। तुमने इस्लाम को जिस वजह से अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का सोचा है, अगर इसके अलावा तुम्हें ऐसा कोई मर्द मिले जिसे तुम चाहती हो, तो उसकी तरफ बढ़ जाना। तुम्हारी डिमांड बहुत है, पर क्या पता अल्लाह पूरी कर दे। फातिमा पहले संजीदगी से फिर शरीर लहजे में इससे बोली, बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में अपने लिए नहीं, दूसरों को जो आपके लिए अपने होते हैं ना, उनको नज़र में रख के फ़ैसले किए जाते हैं। कभी-कभी इंसान को अपनी खुशियों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देनी पड़ती हैं, जिनकी खुशी हम में होती है। महमल की बात ने फातिमा को और कुछ कहने के लायक नहीं छोड़ा था। वो हमेशा से उसको लाजवाब कर दे दिया करती थी अपनी बातों से। मेरे लिए कोई जूस लाएगा भी या नहीं? इतना काम करके आया हूँ, बंदे से कोई पूछ ले खाने-पीने का। वहाँ भी शाम में घर वापस आया तो हाल में सेंटर सोफ़े पर बैठकर दहाइयाँ देने लगा। ये ले कनीज़ आपकी खिदमत में पानी का गिलास, जूस का गिलास पेश करती है। मेहरबानी करके इसको कबूल करें। फिर सजल ट्रे में 2 गिलास सजाकर महावीर के सामने करती मुस्कुराकर बोली, हाय मेरी सज्जो, अगर तुम ना होती तो मैं क्या होता? मेरा क्या होता? महावीर सजल के गाल खींचकर मुस्कुराकर बोला, आप पानी पिए फिर बताइए आज आपने क्या काम किया और दिन कैसा गुज़रा? सजल महावीर के साथ बैठकर बोली, ऑफ़िस में काम तो मैंने बहुत किया, हाथ टाँगों में थकावट है। महावीर की दाहियाँ रोज पर थी। अच्छा आपने क्या वहाँ मज़दूरी की? मुस्ताजा ने मुस्कुराहट दबाकर कहा, किसी मज़दूर से कम काम भी नहीं किया। महावीर ने जताने वाले अंदाज में कहा, अच्छा अच्छा आप बताइए ज़रा इस काम की नोयत व तफ़सील। सजा मुतासर हुई, मैंने पूरे स्टाफ को तकनीका नाच नचाया। महावीर एक घूँट में जूस का गिलास खत्म करता बोला था, वाक़ई कैसे? सजल इश्तियाक भरे लहजे में पूछने लगी, जिस पर महावीर आराम से बताने लगा, क्या ऐसा लगा ऑफ़िस जाकर? डिनर के बाद सब लॉन्च में जमा थे, तभी अल्तमश आलम ने महावीर से पूछा, ठीक है? ठीक था, महावीर ने बताया, काम पर फ़ोकस करो, ज़मीनों पर दिल नहीं लगता तो ऑफ़िस में लगाओ। अल्तमश आलम ने संजीदगी से कहा, जी अब और कोई चारा भी नहीं। महावीर घबराहट में बोला, महमल इधर आना। मुनीबा बेगम ने महमल से कहा, जो टीवी पर कोई टॉक शो देखने में मैं अब थी। जी दादू क्या बात है? महमल उनके पास बैठ कर बोली, तैयार हो जाओ, अरसलान आने वाले हैं, उनके साथ शॉपिंग पर जाना है। मुनीबा ने कहा, शादी की शॉपिंग? महमल ने कंफर्म करना चाहा, और किसी किसी शॉपिंग तुम्हारी पर से सब दूर होकर सुकून से मरना चाहती हूँ। मुनीबा बेगम शफ़क़त मुस्कुराहट से बोली, दादू ऐसी बातें मत किया करें, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी। महमूद उनके मरने की बात सुनकर तड़प कर बोली, अच्छा नहीं कहती मैं कुछ, तुम जाकर तैयार हो जाओ। मुनीबा बेगम ने नरमी से कहा तो वो पूछे दिल के साथ अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तुम्हें कोई सूट पसंद आया? अरसलान ने झलझलाहट से महमूद से कहा, जो बस इनको पूरे माल में चक्कर लगवा रही थी। अभी कहाँ? महमूद ने जवाब दिया, तुमने आज मुझे वो दिखा दिया। अरसलान अलीजान बोला, शादी की शॉपिंग झट से तो नहीं हो सकती ना? महमूद ने पुरस्कून होकर जवाब दिया, एक तो लड़कियों के दूल्हे में दिलचस्पी हो ना हो, पर अपने लिए शादी के कपड़ों में बड़ी दिलचस्पी होती है। अरसलान को खुद से बोला था, जिस पर महमूद ने कान नहीं धरे। आखिर 2 घंटे मज़ीद अरसलान को ख्वार करने के बाद महमूद को ड्रेस पसंद आ गए थे, जिस पर अरसलान ने हज़ार मरतबा शुक्र अदा किया था। सर कल महावीर सर ने 3 मरतबा पूरे ऑफ़िस का राउंड लगाया। सारा ऑफ़िस देखने के बाद उन्होंने बस नाइस कहा। मुझे बार-बार शहज़ाद कहने की बजाय जिनसाद कह रहे थे। अब बाकी स्टाफ
भी मेरा ये नाम ले रहा है सर, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे, आप प्लीज़ उनसे कहें ऐसा मत नाम मत लें। सर महावीर सर को कल मैंने जितनी भी फाइल्स दी वो उन्होंने खुद रीड नहीं की, बल्कि मुझसे ऐसे पढ़वाई जैसे मैं उनका स्टूडेंट हूँ और उनको सबक पढ़कर बता रहा हूँ। सर महावीर सर हर 10 मिनट बाद चाय और कॉफ़ी की फरमाइश करवा रहे थे। साथ में इनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, जैसे फ्राइज़, चिप्स, समोसा, चाट। अल्तमा शालम अपने कैबिन में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे मिठियाँ मुठियाँ भींच के ज़ोर से भींचे, एक के बाद एक महावीर की शिकायत सुन रहे थे। अभी तो 1 दिन हुआ था ऑफ़िस जॉइन किए, उसने सारे स्टाफ को रास्ता कर दिया था। ताउम्र आने के बाद तो पूरे ऑफ़िस का निज़ाम यकीनन उलट-पुलट करने का इरादा रखता था। जैसे अल्तमश शाह ने परेशानी से अपनी कनपटियाँ सुलझाई, उनको महावीर के मुस्तकबिल की फ़िक्र होने लगी थी, जैसे महावीर खुद लापरवाह सा था। "मैं बात करता हूँ, आप सब जाकर अपना-अपना काम करें।" अल्तमश आलम की पाटदार आवाज़ सुनकर सब सर को जम्बश देते बारी-बारी वहाँ से चले गए। सबके जाने के बाद उन्होंने अपने मैनेजर को कॉल पर महावीर को अपना पैगाम पहुँचाने का कहा। आपने याद किया मुझे 5 मिनट बाद महावीर अपनी मखसूस मुस्कुराहट से चेहरे पर सजाकर बोला। वो वाकिफ़ था अल्तमश आलम ने उनको यहाँ किस बात वजह से बुलाया है। अगर तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें ऑफ़िस आने से रोकूँ तो तुम गलती पर हो। अल्तमश आलम ने सख्त लहजे में कहा, क्या आपका मतलब अब मैंने क्या किया है? महावीर चेहरे पर मासूमियत सजाकर बोला। महावीर तुम कब सीरियस हो गए अपने मुस्तकबिल के लिए? क्यों तुम मुझे परेशान करते हो? बूढ़े बाप का ज़रा एहसास नहीं तुम्हें? अल्तमश आलम ने उसको शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश की। बूढ़े का कहाँ, आप तो अभी भी यंग लगते हैं। कहें तो हम आपकी शादी का सोचें। महावीर आँख मिंग करके दोस्ताना अंदाज में बोला, ला हौल वला कुव्वत, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अल्तमश आलम की रंगत लाल होती थी हुई थी। महावीर झट से अपनी जगह से उठा कैबिन के दरवाज़ा तक पहुँचा। अल्तमश आलम अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगे जब महावीर उल्टे कदमों से उनकी तरफ पलटा। ऑफ़र अच्छी है, सोचिएगा ज़रूर। इतना कहकर महावीर 9-2 11 हो गया। अल्तमश आलम ने सुर्ख आँखों से बंद दरवाज़े को देखा। महमल आज फ़ातिमा के घर गई थी, वहाँ बातों में उसको वक़्त गुज़रने का पता ही नहीं चला, जिससे अब वो रात के 8 बजे टैक्सी के लिए ख्वार हो रही थी, मगर जब कोई रिक्शा, टैक्सी, कैब ना मिली तो उसने पैदल घर जाने में ही आफ़ियत समझी। अंधेरा चारों तरफ फैल गया था, हर तरफ खामोशी का राज था। इसको अब इस सन्नाटे से डर लग रहा था, इसलिए तेज़-तेज़ कदम उठाने लगी, पर सामने से आती कार की हेडलाइट्स ने उसकी आँखों पर पड़ी, तो बेसाख्ता उसने अपनी आँखों के सामने हाथ रख लिया। महावीर ऑफ़िस के बाद जुनैद की तरफ गया था, उसका इरादा वहाँ रुकने का था, पर अल्तमश आलम ने इसके इरादों पर पानी फेर दिया, जिस वजह से वो अब वापस घर की तरफ जा रहा था। जब सामने से इसको किसी वजूद का एहसास हुआ तो उसने गाड़ी साइड पर रोककर गाड़ी से बाहर आया, जहाँ एक लड़की चेहरे पर हाथ रख के खड़ी थी। मैडम हाथ हटा लें, अंधी होने से बच गई हैं। महावीर उसके सामने आता बोला। महमल ने कुछ जानी पहचानी आवाज़ सुनी तो फ़ौरन से हाथ हटा लिया, पर सामने महावीर को देखकर इसको गुस्सा हैरत दोनों जज्बात आए थे। इसके बरकस महावीर के तासरात ऐसे थे जैसे इसको अपना सालों पुराना दोस्त मिल गया हो। हाउ लॉन्ग टाइम महावीर खुशगवार लहजे में बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महमूद ने सख्त लहजे में पूछा। ब्रेकिंग डांस कर रहा हूँ। महावीर पैरों को हरकत देता घूमकर बोला। फजूल इंसान। महमूद बड़बड़ाती आवाज़ से गुजरने लगी तो महावीर दीवार बनकर सामने आ गया। मिस लड़ाकू पहले बताना पसंद करेंगे, इतनी रात अंधेरी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर कोई मासूम जिन आपको देख कर डर जाता तो? महावीर शरीर नजरों से उसको देख कर पूछने लगा। तुम मेरे अब्बे हो जिसको मैं बताती फिरूँ? महमूद ने नागवारी से कहा। क्या हो रहा है यहाँ? महावीर कुछ कहने ही वाला था जब पीछे से भारी भरकम आवाज़ सुनकर वो उल्टे पाँव उसकी जानब देखता, जहाँ एक पुलिस वाले के साथ कांस्टेबल खड़ा इन दोनों को मशकूक नज़रों से देख रहा था। अपने सामने पुलिस वालों को देखकर मैं अमल किया तो अपनी जान जाती महसूस हुई। बातें हो रही हैं, प्लीज़ ज्वाइन अस। महावीर खुशदिली से बोला। थानेदार ने से थानेदारियाँ नहीं चलेंगी, बताओ क्या रिश्ता है दोनों का? पुलिस वाले ने कर्क आवाज़ में पूछा। मैं नहीं जानती इसको, मैं तो अपने घर जा रही थी। मैं अमल ने जल्दी से अपना दामन साफ किया। मियाँ-बीवी हैं हम। मौसम अच्छा था तो रोमांस करने के लिए रुक गए, मगर ऐन आप लोगों की शराकत ने हमारे दरमियान खलल पैदा कर दिया। महावीर की गौर जब इस पर महमल की आंखें पटकी पड़ी रहेगी। झूठ बोल रहा है ये, मुझे तो इसका नाम तक नहीं मालूम। महमल खा जाने वाली नज़रों से महावीर को देखती बोली। मैडम नाम नहीं पता तो रात के अंधेरे में मुलाकातें क्यों की जा रही हैं? पुलिस वाले ने रोबदार आवाज़ में इस्तफसार किया। ला हौल वला कुव्वता। महावीर यहाँ वहाँ नजर घुमा कर बोला। अस्तगफुरुल्लाह, आप सोच समझ कर बोलें। महमल ने घबरा कर कहा। हीरो, अगर ये तेरी बीवी है तो नकारामा दिखा। पुलिस वाले की बात पर महावीर की सिटी गुम हो गई। महमूद शैतानी मुस्कुराहट से महावीर को देखने लगी। नामा तो घर है। महावीर ने ज़रा उधर पेश किया। फ़ोन तो होगा ना, उसमें तस्वीर भी होगी, मुझे दिखाओ, तुम्हारे घर वालों को भी खबर करनी है। रात की तारीकी में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? पुलिस वाला मुझको को ताउद्दो देता बोला, जिस पर महावीर को पहली दफ़ा गुस्सा आया। नकारानामा है, गले का पटा नहीं जो मैं या मेरी बीवी गले में पहन कर घूमेंगे, ये नहीं है कोई तस्वीर या नकारानामा। हम या बीवी हैं, हमें पता है। अब आप जाकर अपना काम करें। महावीर जल कर बोला। बकवास क्यों कर रहे हो? मुझे तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता। इंस्पेक्टर को सच सच बताओ। महमल ने उसके पाँव पर अपना पाँव मारकर कहा। स्वीट हार्ट, माना तुम नाराज़ हो, पर सबके सामने तुम मुझसे इतना अजनबी रवैया नहीं रख सकती। महावीर आलम, जिसके प्यार में तुम कॉलेज लाइफ से पागल हो। महावीर इसको आंखों से इशारा करता बोला, जो महमल अकल को समझ ना आया। बहुत कर लिया तुम दोनों ने ड्रामा, चलो अब पुलिस स्टेशन, अब बाकी बातें वहीं होंगी। पुलिस वाला तैश में आता बोला, जो उनकी मौजूदगी फरामोश किए खुद लड़ने में मसरूफ़ थे। देखिए सर, आप बिना किसी कसूर के मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैम ने अपना लहजा मजबूत किया। कहा, मैं महावीर आलम हुसैन ऑफ अल्तमश आलम, अगर मेरा बाल भी बेकार हुआ तो आप अपनी वर्दी से हाथ धो बैठेंगे? महावीर मगरू लहजे में बोला।
मज़ाक अच्छा है, लगाओ इसको हर्ट करिए और मैडम आप खुद चलें हमारे साथ। इंस्पेक्टर एक बार तो घबरा गया, फिर सँभल कर कांस्टेबल और महमल को मुखातब किए बोला, जिस पर दोनों के होश उड़ गए। मुनीबा बेगम हाथ में तस्वीर पकड़े बाहर से फिर टहलती परेशानी के आलम में दरवाजे को देख रही थी। महमल का इंतज़ार कर रही थी। जो वक़्त गुज़रता जा रहा था उसकी फ़िक्र में रवानगी आ रही थी। पास चारपाई पर असलान बैठा किसी को कॉल करने में मसरूफ़ था। दादी महमल अपने दोस्त के घर से कब की निकल चुकी है, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं पहुँची अब तक। असलान ने फ़िक्रमंदी से कहा, मुझे खुद को फ़िक्र हो रही है, तुम जाकर देखा और रात के 10 होने वाले हैं। मुनीबा बेगम ने परेशानी से कहा, आप फ़िक्र नहीं करें, मैं जाता हूँ। असलान ने उनको पुरस्कार करना चाहा। सर मेरी दादी परेशान हो रही होंगी, आप प्लीज़ मुझे जाने दें। महमूद को फ़िक्र हो गई थी, पर यहाँ कोई उसकी सुनने को तैयार न था। इंस्पेक्टर उनको अपने थाने लाया था, जहाँ वहाँ भी रिलैक्स था क्योंकि अचानक बचने वाला था। मैडम कुछ पेपर्स पर आप साइन करें फिर जाएंगे जहाँ जाना है। इंस्पेक्टर एक सख्त नगाह महावीर पर डालकर कहा, जो आप पे। महावीर ने स्माइल पास की, जिस पर वो सब्र के गुण भर के रह गए क्योंकि वो अब जान गए थे कि सामने बैठा लड़का किसका सर दर्द था। कौन से पेपर्स हैं, मैं नहीं करूँगी साइन। महमूद को तशवीश होने लगी, साइन तो करना होगा वरना आपको लॉकअप के अंदर करेंगे, ज़मानत भी मुश्किल होगी। इंस्पेक्टर ने धमकी और मिजाजी में कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कमल ने अपनी टोपो का रुख महावीर की तरफ किया। ओ मिस लड़का, अपना किया मेरे सर ना डालो, क्या ज़रूरत थी रात के वक्त अकेले जाने की। महावीर ने घूर कर कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी हाथम ताई बनकर मेरे सर पर पहुंचने की। महमल ने दूबदू जवाब दिया, चुप करो तुम दोनों और साइन करो। इंस्पेक्टर अपने बाल नोच कर कांस्टेबल के हाथ की तरफ इशारा करता जहाँ कागज़ मौजूद थे। दिखाओ। महावीर के छीनने वाले अंदाज में उससे पेपर लिया। व्हाट द महावीर पेपर्स टेबल पर फेंकते हुए बोला, क्या हुआ, मियाँ बीवी हो ना तो करो साइन। इंस्पेक्टर ने कहा तो महमल ने हाथ बढ़ाकर देखा तो शॉक रह गई। सामने पेपर्स नकाह नामे के थे। तो आपको क्या नहीं पता नकाह के ऊपर नकाह नहीं होता, क्यों खुद की तरह हमें भी जहन्नमी बना रहे हैं। महावीर ने अपनी तरफ से पत्ते की बात बैठी। महमल में हिलने जुलने की सकत नहीं थी। मुझे दे ही ना पढ़ाओ, साइन करो वरना यही रहो। इंस्पेक्टर ने हाथ झाड़ कर आराम से कहा, महावीर के लिए ये सब किसी टैक्सी एडवेंचर के सिवा कुछ नहीं था, इसलिए गहरी सांस भरता साइन कर दिया। महमल के नाना कहने के बावजूद भी दोनों को असल में नकाह हो गया था, जिसमें दोनों की नारजामंदी थी, ना कोई अपना यहाँ वजूद था। अल्तमश आलम संजीदा तासरात लिए वहाँ पहुंचकर इंस्पेक्टर से बात करने में थे। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी मेरी ज़िंदगी में कुछ ट्विस्ट हो, कुछ फिल्मी सा हो। देखा क्या ट्विस्ट आया, मतलब नकाह ही हो गया। महावीर अपनी बात पर खुद ही कहका लगाने लगा। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई हो, तुम्हें ट्विस्ट की पड़ी है। महमल ने इसको शर्म दिलानी चाहिए, परेशान क्यों होती हो। कौन सा मैंने सारी उम्र तुम्हें अपने साथ रखना है, जैसे इन कागजात के टुकड़ों पर साइन किया है वैसे ही दूसरे कागज़ पर भी कर लेना, जो कि तलाक के होंगे। महावीर ने आम लहजे में कहा। महमल बस गहरी सांस भर के रह गई, इसको बस एक बात परेशान की जा रही थी, अपनी दादी को क्या जवाब देगी। डैड वो चटाक अल्तमश आलम को आता देखकर महावीर पर जोश सा खड़ा हुआ था। अल्तमश आलम ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ इसके खूबसूरत चेहरे पर जड़ दिया था। महमल ढंग से रह हो गई बेयकीन, तो महावीर भी था। ये उसकी ज़िंदगी में पड़ने वाला पहला थप्पड़ था जो उसको मिला था, और वो भी सबके सामने। महावीर लबीज का अल्तमश आलम को देखने लगा, जिनका सांस फूल गया था। बीवी के सामने कौन बाप थप्पड़ मारता है, कोई इज्जत रहने देते। नवे नवेले दुल्हन हूँ। महावीर अपनी जो में आता बोला। महमल को जो इस पर थोड़ी हमदर्दी महसूस हुई थी, महावीर की बात पर वापस गुस्से की जगह ले ली। बच्ची को इसके घर छोड़ा और तुमसे घर बात होगी। अल्तमश आलम ने जिन नज़रों से इसको देखकर कहा, इसमें महावीर को फर्माबरदारी से सर लाने पर मजबूर कर दिया, मगर एक ख्याल के तहत वो अपनी ज़बान को खामोश ना रख पाया। तो ये तो मेरी जोजा मोहतरमा है, तो मेरा घर इसका हुआ तो क्या ये हमारे घर साथ चलेगी। महावीर ने संजीदगी से पूछा, वरना दिल कहका लगाने को कह रहा था। अंकल आपका बेटा दिमाग से फारग है, जिस कंडीशन में हमारा नकाह हुआ है वो जायज़ है या नहीं, पर मैं चाहती हूँ ये किस्सा यहीं पर दफन हो। कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, प्लीज़ मुझे तलाक भी चाहिए। महमल ने संजीदगी से कहा, हमारे नकाह को अभी 2 घंटे होने ही हुए और तुम्हें तलाक चाहिए, पहले मुझे यकीन तो होने दो, मैं भी एक अदर जोजा का मालिक हूँ। महावीर ने चश्मगीर नज़रों से उसको देखकर कहा, आपके बेटे के लिए यह बात मजाक होगी, पर मेरे लिए नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में मसाइल नहीं चाहती। महमल महावीर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती बोली, बेटा आपकी बात दुरुस्त है, पर एक मरतबा आपके घर वालों से बात करने दो। नकाह जिस सूरत में हुआ नकाह नकाह होता है, ऐसे फिर अलहदगी इख्तियार करना ठीक नहीं, ये कोई मजाक की बात नहीं। अल्तमश आलम ने उसके सर पर हाथ रखकर शफकत से कहा। रात 12 बजे के दरमियान अल्तमश आलम और महावीर के हमरा वो अपने घर आई थी। महमल का दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लचक रहा था। वो खुद को कैसे रिफाइन करेगी, ये सोच उसको पागल किए हुए थी। दादी महमल ने चापे पर मुनीबा बेगम को देखा तो भागकर उनके गोश में समाई अपनी पुप्पो असलान फरदोश अल्तमश आलम और महावीर इन सबको नज़रअंदाज किए वो मुबीना बेगम के साथ चिपक गई थी। मेरी बच्ची कहाँ थी कि तुम इतनी बूढ़ी, दादी का कोई एहसास है भी कि नहीं। मुनीबा बेगम महमल को सही सलामत देकर शुक्र अदा करती महमल से बोली, आपका एहसास है दादी। कमल अपनी आंखों में आती नमी को पीछे धकेलती बोली, ये दोनों कौन है। नाहिद बेगम ने अल्तमश आलम के साथ खड़े महावीर की जानब इशारा किए पूछा, मुझे इनके शोर होने का शर्फ हासिल है, और ये जो मेरे बाबा साहब हैं इनको इनके सुसर होने का शर्फ हासिल है। महावीर की ज़ुबान में कुचली हुई तो अल्तमश आलम का दिल किया अपना सर पीट ले, जाने ये निकम्मा किस पर चला गया। क्या बकवास है ये। अरसलान आग बगोला होता बोला। बाकी सब अपनी जगह हैरान परेशान थे। बकवास नहीं, ताज़ा तरीन गर्मा गर्म नई खबर है। मारवी ने स्कूल से जवाब दिया। महमल तुम खामोश क्यों हो, क्या कह रहा है ये लड़का। अरसलान ने महमल को झंझोड़ कर पूछा, बेटा आप शांत रहे, मैं बताता हूँ सारी बात। अल्तमश आलम ने गहरी सांस खींच कर हकीकत उनके सामने कर दी। ज़रूर चक्कर होगा, अब बहाना है। नाहिद बेगम ने जहर बोला,
बहू मुनीबा बेगम ने सख्त नज़रों से उसको देखा। महमल तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरसलान शौक से बाहर आता बोला। आपको बार-बार जलाल में देखकर लग रहा है कि आप मेरी जोजा के भाई हैं। महावीर ने जानने में उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। होने वाली बीवी थी मेरी। अरसलान ने दाँत पर दाँत जमाए कहा। ओह! महावीर ने अपने होंठ को गोल चेप दिया। महमल अगर कोई और पसंद था तो अरसलान से शादी के लिए हाँ क्यों की? नाहिद बेगम ने सख्त लहजे में कहा। फूफा ऐसा कुछ नहीं, आंसू का फंदा उसके गले में अटक गया। बहुत तकलीफदार लम्हा था। बेकसूर होने के बावजूद भी कसूरवार ठहराई जा रही थी। बिना गलती के भी सफाई देनी पड़ रही थी, मगर सब बेमैनी लग रहा था। बहन, इस बेटी का कोई कसूर नहीं, आप इसको मलसूम इल्ज़ाम ना ठहराएं। तमाशा आलम धीमी मगर सख्त आवाज़ में बोले। आप तो ऐसे कहेंगे? नाहिद बेगम तंजिया बोली। दादी, आपको यकीन है ना मुझ पर? महमल ने उम्मीद भरी नज़रों से मुबीना बेगम से पूछा, जिन्होंने सर इस बात में हिलाया तो महमल को गोया सुकून मिला। अगर तुम्हारी बात सच है तो इस लड़के से कहो अभी के अभी तुम्हें तलाक दे। असलान आंखों में जलन लिए महावीर को देख कर बोला। मेरी और जोजा के निकाह को अभी वक्त ही कितना हुआ जो तलाक दूंगा? अभी मेरा ऐसा कोई मूड नहीं। महावीर मुंह बनाता बोला। हमें अब इजाज़त दें। अल्तमश आलम महावीर की बातों से नीचे आ गए थे, तभी बोले। महमल आपके साथ जाएगी? मुनीबा बेगम की बात पर सब पर किसी बम की तरह गिरी थी। महमल बेयकीन नज़रों से अपनी दादी को देखने लगी। दाद महमल, मैं बात कर रही हूँ। महमल कुछ कहने वाली थी कि पर मनीबा बेगम ने हाथ के इशारे से रोक दिया। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? महमल से मेरी शादी होने वाली थी। अरसलान तेज़ आवाज़ में बोला। होने वाली थी, हुई तो नहीं ना? ना हुई मेरी। अब तुम बार बार मेरी जोजा को अपनी होने वाली बीवी कहकर मेरी गैरत मत ललकारो। महावीर ने अपना बोलना ज़रूरी समझा। तुमसे बात नहीं कर रहा, अरसलान ने गुस्से से कहा, पर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इसलिए गौर से सुनो और अमल करो। महावीर ने दांतों की नुमाइश करते कहा। तुम बंद करो ये जाहिलों की तरह लड़ना। अल्तमश आलम ने दोनों को बुरी तरह से घूरा। अम्मा जी, आप क्या कहना चाहती हैं? अल्तमश आलम ने अदब से मुनीबा बेगम को मुखातिब करते कहा। महमल आप लोगों के साथ जाएगी। मुनीबा बेगम मजबूत लहजे में बोली। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। आप इस बच्ची के लिए परेशान मत हो, हमारे घर किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्तमश आलम ने उनको यकीन दिलाना चाहा। मुझे नहीं जाना दादा, नहीं जाना दादी, क्या हो गया है आपको? इस सब पर यकीन तो बस फिर बात खत्म होगा। ऐसा नकार नहीं होते आप, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करें। महमल मुनीबा बेगम से दोनों हाथ थामती बोली। यहाँ क्या सबके ताने सुनने के लिए रहोगी? मुनीबा बेगम के सवाल पर महमल की बेसाख्ता नज़र अपनी पुप्पो पर पड़ी, जो हनूत पर मोड़ गई थी। नका अल्लाह का बनाया हुआ खूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ता है, इसलिए अल्लाह की रज़ा की खतर चली जाओ। मुनीबा बेगम ने दोबारा कहा। गाड़ी अल्तमश आलम की हवेली के पास रुकी तो महमल उनके साथ बाहर आई। हैरत से सामने शानदार इमारत को देखने लगे। क्या इस शानदार महलनुमा घर में रहने वालों को दिल भी शानदार और बड़े होंगे? महमल दिल में खुद से पूछने लगी। शायद नहीं, क्योंकि जो लोग जितने बड़े घरों में रहते हैं उनके दिल इतने ही छोटे होते हैं। महमल अपनी खुद साख्ता सोच पर बेख्तियार मुस्कुरा दी। घर का पोस्टमार्टम कर लिया हो तो अंदर चले। महावीर ने इसको एक जगह जमा देखा तो कहा। अल्तमश आलम पहले ही अंदर जा चुके थे। क्या तुम आराम से सीधे तरीके से बात नहीं कर सकते? महमूद ने नागवार लहजे में पूछा। कर सकता हूँ पर करूँगा नहीं। महावीर ने टकासा जवाब दिया। डिस्कसिंग महमल बड़बड़ाई। अब आ जाओ अब। महावीर इतना कहता उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ जकड़ लिया। महमल तक तक उसकी जरूरत देखती रह गई। जो बेनियाजी से उसको अपने साथ लगा लिए जा रहा था, उसने अपना हाथ आजाद करने की कोशिश की, पर महावीर की गिरफ्त उसकी सोच से ज़्यादा मजबूत थी। महावीर इसको अंदर ले आया तो महमूद को मजीद हैरत का झटका लगा। इतने सारे लोगों को इतनी रात के वक्त सबको जागता देखा तो क्या ये सब एक फैमिली के लोग हैं? महमूद ने परेशानी से सोच रहा। बचपन से उसको जॉइंट फैमिली का शौक होता था, फिर उसने अपनी इर्द गिर्द बस अपनी दादी का साया और साथ देखा, मगर आज महावीर की फैमिली को देखकर उसको रक्श हुआ था। उसकी सोच मुताबिक बड़े लोग खुद तक महदूद रहते थे, अलग अलग घर होते होंगे, साथ में उनका होना ना होना नामुमकिन सा हो गया होता होगा, पर आज उनको अपनी सोच गलत महसूस होने लगी। तो आप हैं हमारी भाभी सजल, जो पहले नींद में झूल रही थी महावीर के साथ खूबसूरत और हैरान परेशान लड़की को देखकर और जोश होते बोली। नहीं, बाहर गेट पर खड़ी चौकीदारी कर रही है वो। जवाब महावीर ने दिया था। भाभी आप आए ना, हम सबसे आपका और आपको सबका इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सजल ने कुछ दिली से कहा, जिसे बहुत अरसे से जान पहचान हो। महमूद को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। दादी कहाँ फंसा दिया। महमूद की हालत रोने वाली हो गई थी। सजल बेटे, अभी अपनी भाभी को आराम करने दो, रात बहुत हो गई, आप सब भी सो जाओ, मिलाना कल नाश्ते पर होगा। अल्तमश आलम ने संजीदगी से कहा, जिस पर सजल का मुंह बन गया। हम सब भी आप लोगों का इंतजार कर रहे थे, आप आ गए हैं, अब सुकून से सोएंगे। माजिद ने नरम मुस्कुराहट से कहा। मैंने कहा भी था देर हो जाएगी, फिर भी ख्वामखा जागते रहे। अल्तमश आलम ने कहा तो सब मुस्कुरा पड़े। आपको पता तो है गुस्सा नाराजगी अपनी जगह पर, जब तक इस घर का एक फर्द रात के वक्त अपने कमरे में ना हो हमें सुकून नहीं होता। नरमी ने रसानियत से जवाब दिया। मैं जो न जाने कितनी रातों को अपने कमरे में नहीं होता, तब तो सब बड़े सुकून से सोया करते हैं। महावीर ने सबकी तरफ देखकर कहा। क्योंकि आप तब घर से निकलते हैं जब सब सो जाते हैं। सजल ने शरारत भरे लहजे में कहा। मैं कहाँ सोऊंगी? महमल कमर पर हाथ रखती महावीर से बोली, जो सोफे पर बैठा अपने शूज़ के तस्मे खो रहा था। मेरी गोद में। महावीर ने जलकर जवाब दिया। तमीज़ नहीं तुम्हें बात करने की? महमल सुर गालों समेत उसको देखती बोली। आपको अकल नहीं? ये इतना बड़ा बेड नजर नहीं आ रहा, आप जो सवाल कर रही हो? महावीर ने कमरे के वस्त में मौजूद बेड की जान पर इशारा किए कहा, जो इतना बड़ा ज़रूर था कि 7 से 8 लोग आराम से सो सकते थे। तो तुम कहाँ सोओगे? मैम ने दूसरा सवाल किया। आपकी गोद में। महावीर ने पहले से ज़्यादा तब के जवाब दिया।
बेहुदा इंसान महमल इतनी कहती बेड की तरफ आई। महावीर अपनी मुस्कुराहट दबाता वार्डरोब से अपने लिए नाइट ड्रेस हैंग से निकालता वाशरूम की जाना बढ़ा। दूसरी तरफ नरम बेड पर महमल लेटते ही सो गई। 15 मिनट बाद महावीर फ्रेश होता बाहर आता तो बेड पर मौजूद को देखते उसने गहरी सांस खारिज की, फिर सजटता आईने के सामने खड़ा होता तौलिए से अपने बाल खुश करने लगा। मगर नजर बार महमल की तरफ भटक रही थी जो सुकून की नींद से सो रही थी। सो तो ऐसे गई जैसे हमेशा से यहाँ होती हो, वरना शादी के बाद लड़कियां हर जगह अरेस्ट हो जाती हैं। पर इतनी भी क्या जल्दी थी इसको। ख्वाब खरगोश के मजे लूटती महफल महावीर को एक अपना भाई फिर बाहरी थी। महावीर महफल के ऊपर कंबल ठीक से डालता, खुद बेड की दूसरी साइड पर करवट लेता सो गया। सुबह सवेरे उसकी आँख किसी के रोने की आवाज़ पर खोली। महावीर ने नींद से बोझल आंखें खोली तो महमूद को देखा जो हाथ सीने पर बांधती रोने का शुगल फरमा रही थी। महावीर तजुब से उसको रोता देखता त्या रहा, पर उसके रोने का वॉल्यूम तेज हो गया था। तो बोल पड़ा, क्या क़यामत टूट पड़ी जो मनहूसियत फैला रही हो। तुम सारी रात महमल ने रोते हुए सो करते अपनी बात मुकम्मल की। हाँ तो महावीर को इसका सवाल समझ नहीं आया। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ मैं थी, तुम्हें चाहिए था दूसरी जगह जाओ। महमल अपना रोना भूल कर बोली, ओह प्लीज़ जो जा, अब ये मेलो ड्रामा स्टार्ट मत करना कि मैंने तुम्हारी नींद में होने का फ़ायदा उठाकर तुम्हारी इज्जत ख़राब की। सच्ची बहुत बोदा और पुराना डायलॉग है लड़कियों का। महावीर ने बेजात आसर चेहरे पर सजाकर कहा, क्यों ना कहूँ। महमल इस पर चढ़ दौड़ी, क्योंकि मेरी जोजा तुम्हारी इज्जत मैंने ख़राब नहीं की, इसलिए अपने फजूल सोचो के घोड़े को कम चलाओ। महावीर कंबल खुद से परे करता बोला, तुम्हें पता है तुम वाहियात इंसान हो। महमूद शर्मिंदगी से बचने की खातिर बोली, पता तो नहीं पर तुमने बता दिया, अब लग गया पता। महावीर ने सुकून से जवाब दिया, मुझे तलाक कब दोगे? महमूद ने उसको वॉशरूम में जाता देखा तो छलांग लगाकर उसके सामने खड़ी होती बोली, क्यों चाहिए तलाक? महावीर ने संजीदगी से पूछा, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना। जवाब झट से हाजिर हुआ, कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ बाबा साहब से, न्यू घर में शिफ्ट हो जाएंगे। महावीर मुस्कुराकर उसके फूले हुए गाल खींच के बोला, देखो मिस्टर महावीर नाम है मेरा। महावीर बीच में टोका भगता बोला, महावीर मुझे तलाक दो, तुम जानते हो मेरी बात का मतलब, इसलिए बात को घुमा फिरा कर मत करो। मैम ने सख्ती से कहा, रोजा नाश्ते का वक्त होने वाला है, इसलिए मुझे फ्रेश होने दो, मैं खुद भी हो जाऊँ। महावीर उसको सामने से हटाता बोला, पीछे महमल कस कर रह गई। अस्सलाम वालेकुम। महमल ने सबको एक साथ एक साथ बैठा देखा तो कंफ्यूज होती सलाम करने लगी, वालेकुम सलाम। बैठो नाश्ता करो हमारे साथ। अल्तमा शालम नाना मुस्कुराहट से बोले, अब बारी बारी सब अपना तारफ़ करवाए, फिर नाश्ता शुरू करते हैं। सजल ने चहकल कहा, मैं महावीर का बड़ा भाई और तुम्हारा बड़ा देवर शम्स आलम। मैं तुम्हारी बड़ी देवरानी रामीन। मैं बाबा साहब का दूसरा बेटा माजिद आलम। मैं तुम्हारी देवरानी नमरीन नरमीन। और मैं वेल एंड ओनली आपकी नंद। सब ने मुस्कुराकर बारी बारी अपना तारीफ करवाया तो आखिर में सजल ने कहा, मैं अवल जब सब के नाम याद करने में लगी हुई थी, मैं वेल एंड ओनली आपका शौहर नामदार माहिर अल्तमश आलम महावीर डाइनिंग हॉल में आता उसके पास वाली चेयर घसीट कर बैठकर मजे से बोला, नाश्ते के बाद महमूद को शॉपिंग करवाने ले जाना। अल्तमश आलम ने महमूद को कल वाले सुन में मबूस देखा तो महावीर को हुक्म सादर किया, सजो के साथ चली जाएगी। महावीर जग से जूस को गिलास में डलता आम लहजे में बोला, तुम्हें कहा है मैंने? अल्तमश आलम ने संजीदगी से कहा, ये लड़की मासूम है या ढोंग कर रही है? नरमीन के कान के पास से झुकती है। नरमीन बोली, खामोश रहो बाबा। खामोश रहो, बाबा साहब ने कल क्या कहा था, कोई भी इस लड़की को कुछ न कहना, अचानक नका होने की बात करे। रामीन ने उसको ठोका मार के कहा, ठीक है मैं ले जाऊंगा। महावीर रजामंद हो गया था, जल्दी शॉपिंग खत्म करना। महावीर गाड़ी पार्किंग एरिया में डालता महमूद से बोला, जो न जाने की सोचों में घूमती, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे घर ले चलते वहाँ अपने साथ ज़रूरी सामान उठा लेती। महमूद ऐसा में बोली, वाह बड़ा जल्दी ख्याल आ गया आपको, जब वहाँ पहुँच गए हैं। तब महावीर का लहजा तंज से भरपूर था, तुम इस काबल हो ही नहीं जो तुमसे आराम से बात की जाए। महमूद दांत पीस कर कहती, सीट बेल्ट खोलने लगी। शुक्रिया मुझे बताने का। महावीर बिना उसकी बात का असर लिए बोला, अब चलो या यहीं रहना है? महमूद ने महावीर को गाड़ी से बाहर आता ना देखा तो खुद मुखातब करते कहा, प्यार से कहो तो आऊँ, वरना अकेले जाओ, जब बड़े माल में गुम हो जाओगी ना तो मैं ढूंढने भी नहीं आऊँगा। महावीर शाने बिनियाजी से बोला। महमूद ने मुठिया बीच कर अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहा। महावीर, तंग मत करो, चलो मेरे साथ। महमूद ने दांत पीस कर कुछ नरमी अपनाते कहा, प्यार से कहो तो मानो। महावीर मोबाइल में खुद को मसरूफ जाहिर करता बोला, चले प्लीज़ चले, मुझे आपके बिना वालो जान लगेगा, आपके बिना वहाँ गुम होने का खदशा रहेगा, सो यू प्लीज़ कम विद मी। महमूद ने आंखें जोर से बंद करके खुली। महावीर के चेहरे पर दिल मुस्कुराहट ने हटा, क्या कितनी फरमाबरदार हो आप। महावीर गाड़ी से उतरता उसको तंग करने की खातिर बोला, आप इस तरफ चलें, यहाँ से लेडीज़ कपड़े अच्छे होते हैं, न्यू कलेक्शन हो गई। महावीर महमूद का हाथ थामता बोला। महमूद हैरत से अपना हाथ देखने लगी जो महावीर के हाथ में था। इसको महावीर का इतना रिलैक्स होना समझ नहीं आ रहा था। तुम्हें बड़ा पता है आज से पहले कितनी लड़कियों के साथ यहाँ आने का शर्फ हासिल किया है? महमूद अपनी सोचों को झटकती हुई पूछने लगी, ईमान से सज्जों के साथ आया हूँ, वरना मैं बहुत शरीफ किस्म का शरीफ आदमी हूँ। महावीर ने मुस्कुराहट से कहा,
शदीद किस्म का शरीफ कैसा लड़का होता है? महमल ने ताज्जुब से पूछा। जैसे आपका शोहर नामदार है। महावीर उसके कंधे से कंधा टकराता बोला। महमल ने घूरकर उसको देखा। महमल ने अपनी पसंद के बस एक दो जोड़े ही लिए थे, जबकि सारी ज़रूरियात की चीज़ें महावीर ने अपनी पसंद से की थी। मैचिंग जूतों से लेकर हल्की फुल्की मैचिंग ज्वेलरी तक महमल बस हैरान हुए जा रही थी। महावीर का इतना मतमैन अंदाज देखकर जो ये शो कर रहा था कि उनकी शादी लव मैरिज हो। एक बात तो बताओ महमल, वहाँ से बाहर आती महावीर से बोली। कौन सी? महावीर ने पूछा। तुम इतने मुतमैन क्यों हो, जैसे सब हमारे और तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ हो? तुम्हें मेरे साथ निकाह होने पर कोई मसला नहीं, मतलब सब इतना अचानक हुआ? तुम्हारा निकाह इस लड़की से हुआ जिसका नाम तक तुम्हें नहीं मालूम, तो तुम्हें बुरा ना बुरा ये गुस्सा अफ़सोस नहीं हो रहा? महमूद को समझ नहीं आ रहा था अपनी बात कैसे कहे। नहीं, क्योंकि मैं बहुत सब्र शक्र वाला बंदा हूँ, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि मैं कल से आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ। दूसरी ये कि मुझे इस एक बात का बड़ा अफ़सोस है कि मैं ना कहा कि तस्वीरें नहीं क्लिक की, तैयार नहीं हुआ, बाल सेट नहीं करवाई, शेरवानी तो दूर की बात, गुस्सा तक नहीं था। महावीर ने अपने ही अनोखे दुख थे। महवल तो इसके जवाब पर जल भुनकर रह गई। इन अनबिलीवेबल फातिमा हैरत के समुद्र में गोताखोर थी। महवल को महावीर के साथ रहते हुए आज तीसरा दिन था। अल्तमश आलम की इजाज़त पर वो अपनी दादी से मिलने आई तो फातिमा को भी अपने पास आने का कहा। हकीकत के सारे पन्ने उसने फातिमा के सामने खोले तो अब से वो हैरान थी। मैं खुद बेयकीन हूँ, क्या ज़िंदगी अजीब डगर पर चलने लगी है? क्या ऐसा भी हो किसी के साथ होता है जैसा मेरे साथ हुआ? इतने बड़े घर में मुझे अपना आप-ज़ाफ़ी लगता है। सबका रवैया मेरे साथ ऐसा होता है जैसे मैं इस घर की मनचाही बहू हूँ। महमल ने अपनी उलझन बयान की। तुम परेशान क्यों होती हो? अगर तुम्हारे ससुराल अच्छे हैं तो ससुराल ही अच्छे हैं तो शुक्र करो ना, ऐसे उल्टी सोचने लगो। फ़ातिमा ने उसको मुतमिन करना चाहा। पागल हो, सब अनजान है और अनजान लोगों के दरमियान रहना कितना मुश्किल है और ये सब मैं जानती हूँ। महमल ने हनूत से कहा। महावीर नाम है तुम्हारे शोहर का? फातिमा ने पूछा। तो महमूद ने सर को रंजिश दी। इसका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? फातिमा ने जानना चाहा। ऐसा जैसे इश्क की शादी हो। महमूद ने जिस अंदाज में कहा, फातिमा की हंसी छूट गई। महमूद, महावीर आया है। मुनीबा बेगम उसके पास आती बोली। वो क्यों आया है? महमूद ने नागवारी से पूछा। क्या मतलब क्यों आया है? शोहर है वो तुम्हारा, सुबह से यहाँ हूँ, अब शाम का वक्त हो रहा है तो यकीनन तुम्हें लेने आया होगा ना। मुनीबा बेगम ने बुरी तरह से डपटा। मैं आज आपके पास रुकूंगी। महमूद ने लाड से कहा। नहीं बेटा, आज नहीं, फिर कभी रुकना शोहर की इजाज़त से। अभी वो तुम्हें लेने आया तो जाओ इसके साथ। मुनीबा बेगम ने नरमी से कहा। महमूद कमरे से बाहर आई तो लॉन्च में महावीर टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। कल आ जाती, तुम क्यों आए? महमूद ने जल के पूछा। हर वक्त कड़वा बादाम खाती हो? क्या शोहर हूँ तुम्हारा, अदब अखलाक से पेश आया करो वरना होरे लानत भेजेंगे। शोहर के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करोगी तो। महावीर ने बड़े बुजुर्गों की तरह उसको हदायत की। अब चलो, महमूद ने उकताहट से कहा, जिस पर महावीर फर्माबरदारी से कड़ा हुआ। वो जैसे ही सेन का रास्ता अबूर कर गया तो अरसलान तेज़ कदमों से महफिल तक पहुंचकर उसका हाथ पर हाथ रखकर बोला। महफिल, तुम यहाँ थी आज सारा दिन, मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम कब तलाक ले रही हो? मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, बस जल्दी से मेरे पास आ जाओ। महावीर के चेहरे पर नागवार तासरात आ गए थे। महमूद के हाथ पर अरसलान का हाथ देखा, जिस पर उसने अपना चेहरा दूसरी जानब कर लिया। तुम जॉब पर होते हो तभी नहीं बताया, वरना मैं आती। महमूद अरसलान की आखिरी बात नज़रअंदाज करती मुस्कुराकर जवाब देने लगी। तो अब मैं फ्री हूँ, भाई चलते हैं। अरसलान महावीर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता महमूद से बोला था। चक्कर लगाती रहूँगी फिर कभी सही, अब मैं जा रही हूँ। महमूद ने जवाब देकर बाहर की तरफ जाने लगी तो महावीर असलान की तरफ अपना रुख किया। मेरी ज़ोजा को अगर कभी दोबारा छूने की या हाथ लगा पकड़ने की कोशिश की तो सारी ज़िंदगी एक हाथ के लिए तरसते रहोगे। महावीर सख्त लहजे में बोला तो असलान को एक पल को खौफ महसूस हुआ। महावीर एक उचपी निगाह इस पर डालता बाहर के रास्ते की तरफ बढ़ा। मेरे लिए चाय बना आओ। वह महावीर कमरे में आता महमूद को हुक्म देता बोला। मैं क्यों बनाऊँ? इतनी फ़ौज है मुलाज़िमों की, इनसे को। महमूद ने घूरकर उससे कहा। नकाह तो मेरा आपके साथ हुआ है ना, मुलाज़िमों की पूरी फ़ौज के साथ नहीं, इसलिए आप बनाकर लाएँ, वरना मैं आपकी गोद में सर रख कर लेट जाऊँगा। महावीर ने धमकियों में लहजे में कहा तो महमूद पाँव पटकती कमरे से बाहर गई। महावीर भी मुस्कुराता बेड पर सीधा लेट गया। ऐसी चाय बनाऊंगी ज़िंदगी भर याद रखेंगे। किचन में आती महमूद खुद से बड़बड़ाई। पानी गर्म करने के बाद इसने दूध डाला, दूध के बाद पत्ती डालने के बाद चीनी के बजाय इसने काली मिर्च का ढेर और लाल मिर्च डाली। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाई। वो कप को देखने लगी जिस पर चाय का रंग काला हो गया। इतनी डार्क ब्लैक चाय तो नहीं पिएगा कमीना, बहुत होशियार है। ऐसा करती हूँ रंग ठीक करने के लिए हल्की हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ। महमूद खुद से प्लान तरतीब देती खुद को शाबाशी देने लगी। अंतक मेहनत के बाद चाय के नाम पर जो उसने तजुर्बा किया था उसका रंग बेहतर हो गया। अब ये चाय पीने के बाद वापस से बाहर हो जाएगा, मुझ पर चलाएगा, फिर मैं अंकल से कहूँगी मुझे तलाक लेकर दे। इसके बाद मैं अपनी पहले की तरह ज़िंदगी गुजारने लगूंगी। महमूद सुहाना ने ख्यालात सोचती कमरे में दाखिल हुई जहाँ महावीर उसके इंतज़ार में था। महावीर को देखकर उसके चेहरे पर मैंने खेज मुस्कुराहट आ गई। महावीर को अपने पास खतरे की घंटियाँ बजती महसूस होने लगी। महमूद का उसको देखकर मुस्कुराना, ये बात महावीर चाह कभी हजम नहीं कर पा रहा था। जोजा मोहतरमा, अगर आप अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट से मुझे घायल करने का इरादा रखती हैं तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मेरा
किरदार पहाड़ से ज़्यादा मजबूत है, महावीर गुरूर से बोला। चाय पियो। महमल सब्र का दामन थामे बोली। फिलहाल वो महावीर को शक में नहीं डालना चाहती थी। ये किस किस्म की चाय है? क्या तुमने इजाद की है? क्योंकि आज से पहले तो मैंने इतनी पीली चाय नहीं देखी। महावीर हाथ में चाय का कप लेता, गौर से इसका जायजा लेता, मशकूक नज़रों से महमल को देखने लगा, जो इसके सवालात पर बुखलाहट का शिकार हो हुई थी। पीना है तो पियो, नहीं तो रहने दो। मैंने खास चाय बनाई थी तुम्हारे लिए। अदरक उर्फ काले मिर्च, इलायची उर्फ लाल मिर्च, थोड़ा सा गुड़ उर्फ हल्दी सब मिलाकर। महमल महमल ने एक ही सांस में अपनी बनाई हुई चाय के अंदर मौजूद खुसूसियात बताने लगी, कुछ ज़ुबान से तो कुछ दिल में सोचकर। अच्छा पीता हूँ, महावीर ने कहकर एक घूंट भरा था। उसको लगा जैसे ज़हर से ज़्यादा जहरीली चीज़ मुंह में डाल दी हो। एक पल ख्याल आया मुंह से निकाल दे, मगर महमल को की चैलेंज करती नज़रों को महसूस करते खुद पर जबर करता हुआ जहर आहिस्ता आहिस्ता अपने गले हलक में उतारने लगा। महमल की आंखें मुंह दोनों हैरत से खुली की खुली रह गई। सामने खाली कप को देखकर उसको अपने सारे ख्यालात गलत होते नजर आए। जोजा बहुत क्यूट हो, महावीर ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर महमल का गाल सुलझाकर बोला। फिर इसको हैरान छोड़ता खुद वाशरूम की तरफ पहले ऐसा फिर तेज़ कदमों में चला गया। यहाँ महावीर वाशरूम में आता यहाँ वहाँ टहलता हुआ बोला। उसका पूरा मुंह जल रहा था। बेसिन के पास आते उसने झट से अपना टूथब्रश लिया, उसमें पेस्ट लगाकर जल्दी से ब्रश करता बकौल महमल के खास चाय का असर ज़ाहिर करने लगा। लगता है काम हो गया, पर ये चीखा क्यों नहीं? वाशरूम के दरवाजे के पास खड़ी महमल ताने बाने जोड़ने लगी। शायद कुछ देर बाद चलाए। अपनी सोच से मुतमिन होती महमल आराम से काउच पर बैठी उसका इंतज़ार करने लगी। आधे घंटे से ज़्यादा वक़्त हो गया, पर महावीर ना आया तो उसको कुछ परेशानी तो नहीं किया। महमल नाखून चबाकर ने का अंदाज़े लगाने लगी। दरवाज़ा नॉक करने वाली थी, पर तब महावीर भीगे बालों समेत आता दिखाई दिया। उसका सुर्ख चेहरा अंदरूनी इंकशार बयान कर रहा था। क्या हुआ? महमल ने मसनूई फ़िक्रमंदी दिखाई। कुछ नहीं होना था। होना क्या था? महावीर ने उल्टा उससे सवाल किया, तो महमल ने झट से सर को तफ़ी में जनवश दी। तो सो जाओ फिर, महावीर कहकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया। तुमने बताया नहीं, चाय कैसी थी? महमूद उसके पास आती पूछने लगी। बहुत अच्छी, इतनी कि मैं दोबारा पीना कभी पसंद नहीं करूँगा। महावीर फ़िक्रमंद सा अपना सुर्ख रंगत देखकर महमूद को जवाब देते लगा। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? महमूद को उसको तंग करने की खातिर पूछने लगी। क्योंकि मेरी रंगत बहुत गोरी सफ़ेद चिट्टी दूध मलाई जैसी है, और जिसकी रंगत में इतनी सारी खसूसियत और फिर तुम्हारी जैसी बीवी हो, उसकी रंगत फिर लाल ज़्यादा रहती है। महावीर से छोटा बोला। गुस्सा क्यों हो रहा है? और महमूद अपनी हंसी कंट्रोल किए बोली। तुम सो जाओ, मेरा सर फट मत खपाओ। महावीर उसके सामने हाथ जोड़ता बोला। तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? महमूद आज सारे असाबे वार करने पर थी। जाए ने कहाँ फंस गया मैं? महावीर को ऊपर से कहता कमरे से निकल गया। उसकी हालत में महमूद हंस पड़ी। अपने कमरे से निकलकर महावीर गेस्ट रूम की तरफ आया था। वहाँ लेट कर अभी 2 मिनट ही हुए थे जब उसको अपने पेट के से अजीबो-गरीब आवाज़ें आने लगीं। या वहशत! महावीर परेशानी से अपने पेट पर हाथ रखता बड़बड़ाया। अल्लाह पूछे आपसे जोजा। महावीर इतना कहकर गेस्ट रूम में अटैच वाशरूम की जानब गया। 5 मिनट बाद वापस आकर दोबारा लेटा तो फिर से पेट की से गुड़गुड़ की आवाज़ें आने लगीं। महावीर की शक्ल रोने वाली हो गई थी। उसने पास पड़ा तकिया उठाकर चेहरे पर रखा। जब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर से वाशरूम की तरफ भागा। बिलाशुबा महावीर की ज़िंदगी की ये पहली रात थी जो कमरे से वाशरूम और वाशरूम से कमरे में चक्कर लगाने में गुजर गई। सारा दिन नया दिन शुरू हुआ तो महमल भरपूर अंगड़ाई लेकर नींद से बेदार हुई। उसने मुस्कुराकर बेड की दूसरी साइड देखा तो वो जगह खाली थी। बेशकन चादर देखकर उसको अंदाज़ा हुआ कि महावीर सारी रात कमरे में नहीं आया। ये कहाँ गया? महमल को तजुब हुआ। मेरा बिलान से जहाँ भी हो। महमल सर झटक कर कहती फ्रेश होने के लिए वाशरूम की तरफ गई। आधे घंटे बाद वो बाहर आई तो सब हाल में मौजूद थे सिवाय महावीर के, जबकि नरमीन और रामीन मुलाजमा से मिलकर टेबल पर नाश्ता सेट करवा रही थी। महमल ने आकर सबको सलाम किया। भाई नहीं जागे क्या? सजल ने उसको अकेले आता देखा तो पूछा। वो तो कमरे में नहीं है, महमल ने जवाब दिया। लगता है फिर किसी दोस्त की तरफ रुक गया। शम्स ने अल्तमश को लब पीछे देखा तो कहा। वीर साहब गेस्ट रूम में है, मुलाजमा ने बताया तो सबने सवालिया नज़रों से एक दूसरे को देखा। मैं भाई को उठाकर लाती हूँ। सजल अल्तमश आलम के खड़े होने से पहले उठ खड़ी हुई थी। रुको तुम महमल, बेटा आप इसको यहाँ लेकर आओ। अल्तमश आलम ने कड़क आवाज़ में सजल को रोककर महमल से कहा। आप मुझे गेस्ट रूम दिखाइए। महमल ने पास खड़ी मुलाजमा से कहा तो वो सर हिलाती एक तरफ चलने लगी तो महमल भी उसकी मैयत में एक कुशादा और खूबसूरत कमरे में आई, जहाँ हर चीज़ वाइट कलर से डेकोरेट थी। महावीर महावीर उठ जाओ, तुम्हारे बाबा साहब इंतजार कर रहे हैं भाई। महमल महावीर के सर पर खड़ी आवाज़ें देने लगी, जो बेड पर उल्टा लेटकर मुंह के ऊपर तकिया रख के सोया हुआ था। एक हाथ बेड से नीचे लटक रहा था, दूसरा हाथ तकिए पर था, जबकि दोनों टांगें पूरे बेड पर फैली हुई थी। महावीर के सोने का तरीका देखकर महमल ने नफ़ी में सर लाया। गधे घोड़ों से शर्ट लगाकर सोए हो क्या? महमल ने तब कर कहा, जिसके वजूद में हल्की सी भी जंबिश नहीं हुई थी। तुम्हारे हाथ की खास चाय पीकर सोया हूँ। जवाब फट से मिला। महमल ने आंखें स्क्वेर कर इसको घूरा, जो अपनी जगह से अभी तक हिला तक नहीं था। जाग रहे हो तो उठ क्यों नहीं रहे? खामखा मेरी एनर्जी वेस्ट की। महमल ने गुस्से से कहा। जोजा मैं सोया कब था? महावीर सीधा होकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर उसको अपने पहलू में बैठाकर बोला। महमल महावीर की पीली होती रंगत देखती तो उसको एहसास शर्मिंदगी ने जकड़ा। इसको अब महसूस हुआ कल वो कुछ ज़्यादा ही ज्यादा कर गई थी महावीर के साथ। इसकी आवाज़ में बोझलपन, जबकि आंखें सुर्ख थी, जैसे जो उसके सारी रात जागने की हम रियाजी कर रही थी। क्या तबीयत ज़्यादा ख़राब है? महमल के फिक्रमंदी से पूछे गए सवाल पर महावीर के
चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। कौन सा आपने खिदमत करनी है जो पूछ रही हैं? महावीर अपनी पेशानी ज़ोर से महवल की पेशानी से टकराकर कहा। महवल को आंखों के सामने तारे नाचने नजर आए। तुम इंतहा के फजूल तरीन इंसान हो। महवल अपना सर घुमाती कराकर महावीर से बोली। उसके अंदर जो कुछ मिनट पहले महावीर के लिए हमदर्दी जागी थी, महावीर की हरकत पर ख़त्म हो गई थी। मैं आपका शौहर हूँ, महावीर मज़े से कहता बेड से उतरा जाहिल। महमल बर्बाती अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। जाहिल होता तो नकाब पेपर पर साइन कैसे करता। महावीर ने उसको मजीद तपाया। गैस रूम में क़याम करने की कोई ख़ास वजह। नाश्ते के बाद महावीर सर झुकाए अपने बाप के दरबार में हाजिर था, जो चेहरे पर सख्ती लाए इसको घूर रहे थे। कल वहाँ था तो नींद आ गई। महावीर ने बहाना बनाया। जैसे भी कहा हुआ, अब तुम शादीशुदा हो, इसलिए ऐसी हरकतों पे मैं सुधार लाओ, अपनी हरकतों में सुधार लाओ। अल्तमश आलम ने संजीदगी से कहा। कौन सी हरकतें कर ली हैं अब मैंने? महावीर ने बेजारी से बोला। ऑफिस क्यों नहीं आ रहे तुम? अल्तमश ने पूछा। न्यूअर्ली शादी हुई है मेरी। महावीर ने दांतों की नुमाइश की। बहाने बहुत है तुम्हारे पास, तैयार होकर ऑफिस जाओ। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर तुम्हें संजीदा होकर काम करना है। अगर प्रोजेक्ट हमारे हाथ साथ निकला तो प्रॉब्लम होगी हमारे लिए, इसलिए इसलिए अपना फोकस वहीं पर करो। मैं और शम्स बहुत सालों से इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते हैं। अल्तमश आलम ने उसको समझाने की खातिर कहा। डोंट वरी डैड, मैं सब हैंडल कर लूँगा एंड आई एम श्योर कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन हमारे होंगे। महावीर मजबूत लहजे में कहा। अल्लाह करे बस तुम अपनी शौकियाँ ख़त्म नहीं तो कम कर लो। अल्तमश आलम ने कहा। मगर वो जानते थे सामने वाले पर असर नहीं होना। जब से देखा तुमको हम तो खोए रहते हैं। जब से चाहा तुमको हम तो खोए रहते हैं। महावीर बेड की एक साइड पर टांग सीधा किए गोद में लैपटॉप लिए अपने ऑफिस का काम कर रहा था, साथ में गाना भी गा रहा था। दूसरी साइड पर नाखून मुंह में चबाती महमल बैठी हुई थी। जाने किसको देख आया है कमीना जो अभी तक खोया हुआ है। महमल ने टेढ़ी नज़रों से उसको देखकर जलकर सोचा। महावीर ने महमल की नज़रें खुद पर महसूस की तो लैपटॉप से नज़र हटाकर उसकी तरफ रुख किया, जो घूर घूर कर उसको देख रही थी। देख मगर प्यार से, महावीर ने आंख बंद करते कहा। तो महमल ने अपनी नज़रों का जाविया बदला। बात करनी है तुमसे थोड़ी बाद। महमल ने कहा। मैं सुन रहा हूँ, महावीर ने जवाब दिया। तुम महमल की बात मोबाइल पर आती कॉल से बीच में ही कट गई। महमल ने साइड टेबल से मोबाइल उठाया तो असलाम कॉलिंग लिखा हुआ था, जो महावीर की नज़र से पीछे ना सका। कॉल सुनकर आकर बात करती हूँ। महमल इतना कहती कमरे से बाहर निकल गई। कुछ पल तो महावीर बंद दरवाजे को घूरता रहा, फिर सर झटक कर अपने काम में मसरूफ हो गया। महमल क्या तुम्हारा वहाँ दिल लग गया है जो तलाक नहीं ले रही? तुम कैसे इस लड़के के साथ रह सकती हो जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता महज एक गलत फहमी की बुनियाद पर बना है? महमल ने जैसे कहा। रसीफ पे असलाम फटफड़ा। असलाम रिलैक्स, मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद इससे अलग इख्तियार करना चाहती हूँ। अब भी इस सिलसिले में बात करने वाली थी पर तुम्हारी कॉल आ गई। महमल ने गहरी सांस लेकर असलान को जवाब दिया। तो करो बात, इससे कहो आज ही तुम्हें तलाक दे। असलान गहरी मुस्कुराहट से बोला। बात करूँ, देखती हूँ क्या कहता है वो। महमल ने कुछ सोच कहा। इसको क्या कहना है? तुम बस इस पर दबाव डालो, कुछ ऐसा करो जिस पर वो मजबूर हो जाए तुम्हें छोड़ने पर। असलान ने प्लान तरतीब दिया। महमल की आंखों के सामने गुजरा हुआ आंखों के सामने गुजरा हुआ वाक़या घुमा जिस जब उसने महावीर को मिर्चों वाली चाय आई थी। फिर बात करती हूँ। महमूद ने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तुम खुद मुझे तलाक दे रहे हो या मैं अंकल अल्तमश से बात करूँ? महमूद ने दो टोक अंदाज में महावीर से कहा, जिसका पूरा ध्यान फाइल रीड करने में था। अंकल अल्तमश से बात करो, फिलहाल मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। महावीर ने आराम से जवाब दिया। तुम्हारा मसला क्या है? आखिर छोड़ क्यों नहीं रहे मुझे? महमूद ने तंग आकर कहा। ये देखो, महावीर ने उसके सामने फाइल लगाई। मैं इसको पकड़ के बैठा हूँ, आप 4 कदमों की दूरी पर हैं। महावीर ने मुस्कुराहट दबा कर कहा, जिस पर महफल पाँव पटक कर बैठ गई। दादी। महमल ने चापे पर मुनीबा बेगम को देखा, जो भागकर उनके गोश में समाई। अपनी फूफो असलाम फरदौस अल्तमश आलम और महावीर इन सबको नजर मैंने बहुत सारे पेज आगे कर दिए क्योंकि यही बात दोबारा रिपीट हो रही थी जब उन दोनों का निकाह होके घर आए थे। वही बातें वहाँ से लेकर दोबारा रिपीट हो रही थी, इसलिए मैंने आगे कर दिया। तो इसलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन बाद महमल ने अपनी तरफ से हर कोशिश की महावीर को जिद करने की, पर महावीर ने बिना कोई रद्द अमल किए खामोश रहा। महमल कभी उसके स्त्रीशुदा कपड़े ख़राब करती तो कभी उसकी ज़रूरत चीज़ें ख़राब करती। महावीर तब भी खामोश रहता, इसलिए अब महमल कुछ बुरा करने की सोच में थी। फातिमा का रिश्ता उसकी माँ ने अपनी पसंद से तय कर दिया था, जिस पर फातिमा ने अपना सर झुकाकर रजामंदी दे दी थी। तुम सोच लो कि शादी नहीं करनी तो मैं आंटी से बात करूँ। महमल अब आज फातिमा से मिलने आई थी, तभी उसको परेशान देखा तो कहा, मैंने सोच लिया है महमल, मैं अब अपनी वालदा के फैसले पर सर झुका लूँगी। मैंने अपनी मर्जियाँ बहुत कर ली, जिसका अंजाम बहुत भयानक साबित हुआ, इसलिए मैं कोई दूसरी को ताही नहीं करूँगी। तुम बस दुआ करना, अल्लाह मुझे साबित कदम रखे। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। महमल ने मुस्कुराकर उसको तसल्ली दी। तुम बहुत अच्छी हो महमल, मुझे हर बार डिफ़ाइन करना क्या है तुम्हारी जैसी मुखलिस दोस्त को मैं कभी को खुदा नहीं चाहूँगी। फातिमा ने सादगी दिल से कहा। मैं भी। महमल ने हंसकर कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं क्या? महमल ने लॉन्च में बैठी रामीन को अपना सर दबाते देखा तो पूछा। उसकी बात पर सजल के साथ गेम खेलता महावीर भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। हाँ सर में कुछ दर्द है। रामीन ने मुस्कुराकर कहा। और मैं चाय बहुत ज़बरदस्त बनाती हूँ, आपके लिए भी बनाती हूँ, देखिएगा सर दर्द मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। महमल ने फ़राख दिली से कहा। इनकी मासूमियत पर ना जाना, उनके धोखे में हरगिज़ ना आना। महमल की बात पर महावीर की अपनी हालत याद आई, तभी तेज़ आवाज़ में गाना गाया, जिस पर महमल ने वार करती नज़रों से उसको देखा। कहा तुम्हें तकलीफ़ होगा, मैंने मुलाजमा से कहा है, वो बना रही है। रामीन ने स्कूल से इनकार किया। तुम रोज़ जोर महमल ने भी नहीं दिया।
महमल कमरे में आई तो उसको एक फ़ाइल टेबल पर नज़र आई। इसको जुकाम का हुआ कुछ दिनों से सारा वक़्त महावीर इस पर झुका असर खपाता है। महमल पर आँखों में चमक उभरी। उसने सबसे पहले दरवाज़ा लॉक किया और उसके बाद वो फ़ाइल लेकर बिना देर किए वार्डरोब की तरफ आई। वहाँ कलर फुल पेंसिल लेकर बीचों-बीच पंजे पर बच्चों की तरह इस फ़ाइल पर नक्श नगार बनाने लगी ताकि महावीर को शक ना हो। अपनी कार्रवाई से मुतमिन हुई फ़ाइल को अपनी जगह पर रखा। अब तो महावीर आलम तो मुझे ज़रूर छोड़ेगा। महमल गहरी मुस्कुराहट से सोचने लगी। सामने सब नाश्ते के टेबल पर मौजूद नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। महमूद की निगाह खाली चेयर पर अटकी थी। वो जब से यहाँ आई थी इस जगह को खाली देखा तो यकीनन महावीर की माँ की थी। महमूद अक्सर सोचती महावीर की माँ के बारे में, पर कभी किसी से पूछने की हिम्मत ना हुई। पेपर तैयारी है ना तुम्हारी पर पेपर तैयारी है ना तुम्हारी महमूद की सोच को अल्तमा आलम की आवाज़ ने किया था, जो महावीर से कहता था, बस बाबा साहब आप फिक्र ना करें। मैंने आपके मुताबिक कहे मुताबिक अब सारा फोकस इस प्रोजेक्ट पर डाला है और जिसको हासिल करना आपके लिए ज़रूरी है, और इंशाल्लाह वो हमें ज़रूर मिलेगा। आपका कोई नुकसान नहीं होगा। महावीर की चखती आवाज़ पर महमूद का दिल डूब के उभरा था। दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई थी। मेरा यकीन का नहीं कहा सकता है, पर मैंने बहुत उम्मीद से तुम्हें ये काम दिया है ताकि तुम कुछ सीख सको। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा हमारी कंपनी के लिए, जिसका मिलना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर नहीं मिला तो इससे ज़्यादा नुकसान भी होगा। महमूद को अपना वहाँ बैठना महाल लगा। उसको शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ जो न जाने में वो कर चुकी थी। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। महावीर नेपकिन से हाथ साफ करता बोला। उसके उठने ही मुलाजिम ने फ़ाइल महावीर की जानब बढ़ाई। फ़ाइल को देखकर महमूद का गला खुश्क हुआ। उसने महावीर को बाहर जाता देखा तो भागकर उसके पीछे आई ताकि अपनी बात उसको बता सके। महावीर अपना नाम की पुकार पर महावीर जो पोर्च की तरफ जा रहा था पलट कर देखा जहाँ हम्प्टी महमल खड़ी थी। सोचा, आज तो आप अच्छी बीवियों की तरह अपने शौक को सी ऑफ करने आई हैं। महावीर शौक लहजे में महमल से बोला। बात बतानी है ज़रूरी, महमल ने कहा। वापस आऊँ तो आप आज मैं आपको बाहर लॉन्ग ड्राइव पर ले चलूँगा, डिनर भी बाहर करेंगे। महावीर उसकी बात नज़रअंदाज किए बोला। उसको लगा आज भी महमूद तलाक की बात करेगी, ज़रूरी बात है, प्लीज़ सुन लो। जोजा कहा ना, बाद में अच्छे से आपको बाय कहना भी नहीं आता। मैं लेट हो रहा हूँ तो जा रहा हूँ, पर वापस आकर आपकी सारी बातें सुनूंगा। महावीर उसका गाल थपथपाकर फिचकारते हुए कहा। महमूद ने बस इसे उसको देखा। एक बात पूछूँ? महमूद के पास बैठी सजल से कहा। जी पूछो। सजल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मोम कहाँ होती है? महमूद गौर से उसकी तरफ देखकर पूछा, जिसके चेहरे पर रंग फक हो गया। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है आज से कई साल पहले। सजल ने सर्द सांस खींचकर कहा। ओह सॉरी। महमूद को शर्मिंदगी हुई। आप शर्मिंदा मत हो, सजल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। प्रेजेंटेशन तैयार है ना? अल्तमश आलम ने महावीर से पूछा। यस बाबा साहब। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? महावीर ने उसको रिलैक्स करना चाहा। मुझे तुमसे अच्छे की उम्मीद जो नहीं। अल्तमश आलम की बात पर महावीर का मुंह बन गया। 10 मिनट बाद वो सब कॉन्फ्रेंस रूम में थे, जहाँ और भी नामूर बिजनेसमैन शामिल थे। थोड़ी देर बाद जब महावीर ने फाइल लेकर अल्तमश आलम के जरिए इंडस्ट्री के ओनर की तरफ बढ़ाई, जिससे उनकी कॉन्टैक्ट करना था। ये क्या मजाक है आलम साहब? उन्होंने फाइल मेज़ पर पटक कर कहा। महावीर जो किसी कुर्सी से टेक लगाए बैठा था एकदम सीधा हुआ। क्या मतलब? अल्तमश आलम ने एक नज़र महावीर पर डालकर संजीदगी से इस्तफसार किया। सॉरी टू से, पर हम ये प्रोजेक्ट अफंदी इंडस्ट्री के साथ करेंगे, मिस्टर जई ने कहा। 20 मिनट बाद जब सब कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जाने लगे तो महावीर ने इनसे पूछा। तो जई ने खामोशी से फाइल उनके सामने रख कर दिखाई, जिससे महावीर के चेहरे का रंग उड़ा। अल्तमश आलम मुठियां बीच कर रह गए। महावीर खामोश बुत बन के खड़ा हो जाता था। यह हरकत किसने की है? उसको शदीद गुस्सा आया, पर महमल पर बाबा साहब। महावीर ने बस इतना कहा। अल्तमश आलम भाई की तरफ बढ़े, जिससे महावीर भी उनके पीछे लपका। महमल सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई तो सबको परेशान देखा। क्या हुआ? महमल ने बस इतना कहा था, पर हाल के दाखिली दरवाजे से भारी कदमों की आवाज़ ने उसको अपनी तरफ तवज्जो किया। अल्तमश आलम का सुर्ख रंग उसके इंतशार का पता बता रहा था। बाबा साहब मेरी बात तो सुने। महावीर की ओढ़ी रंगत ने उसको सब समझा दिया था। क्या हुआ? क्या सुनो? हाँ क्या सुनो? सालों से तुम्हारी नालायकी और बदतमीजियों के किस्से सुनता आया हूँ, पर आज तो मेरा मान रखा होता। अल्तमश आलम ने डांट कर सबका दिल उछल कर अलग में आ गया। महावीर को पहली दफ़ा अल्तमश आलम का गुस्सा पूरा लग रहा था, वरना हमेशा तो वो मुस्कुराकर उनको डांटना सुनता। बाबा चिराग अल्तमश आलम का भारी हाथ उसके गाल पर निशान छोड़ गया। महमल की आंखें फैल गई थी। मैं सजल नम आंखों से महावीर को देखने लगी। अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। सारी उम्र तुम बस अयाशी करते चाहते हो तो मुबारक हो जो करना चाहो, पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। अल्तमश आलम का गुस्से से सांस भूल गया था। महावीर खामोश से आगे बढ़कर सजल को अपने साथ लगाया, जिसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं बाबा साहब। महावीर संजीदगी से बोला। आज़ाद करता हूँ फिर आज मैं। अल्तमश आलम कहकर ऊपर की जानब बढ़े। महावीर के पास आई, पर जवाब में महावीर ने की नज़रों से उसको देखा। महमल उससे शर्म से पानी पानी हो गई। महावीर, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। महमल ने उंगलियां चटकारते महावीर से कहा। वो वार्डरोब में जाने में क्या तलाश कर रहा था? पहले नहीं, पर अब आप तलाक चाहती हैं ना आप? करता हूँ मैं बात वकील से। जल्द आपको अपने नाम से आज़ाद कर दूंगा। महमूद को लगा जैसे उसका दिल किसी ने रोन दिया हो। हमेशा वो ये चाहती थी, पर आज महावीर से ये बात सुनकर उसका दिल बिलबिला उठा था। सॉरी महावीर, मेरी वजह से अंकल ने तुम पर गुस्सा किया। मैं शर्मिंदा हूँ। सुबह तुम्हें बताना चाहती थी, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। महमूद ने सर झुका दिया कर कहा।
जी, मेरी गलती, महावीर ने बेतासर लहजे में कहा। मैं ये नहीं कह रही तुम्हारी गलती है, मैं तुमसे बस एक्सक्यूज़ करना चाहती हूँ। कहा तमश को मैं बताऊँगी, तुम्हारी नहीं मेरी वजह से उनका नुकसान हुआ है। महमूद ने कहा, बड़ा शुक्रिया, पर मुझे नाचीज़ पर ऐसा आसान करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये सब इसलिए किया ना कि ताकि मैं आपको तलाक दूँ, तो मैं आपको तलाक दे दूँगा। आपको मैं मेरे घरवाले पसंद नहीं तो ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। ज़बरदस्ती का कायल मैं भी नहीं हूँ आपके लिए। मुझे कबूल करना मुश्किल था। आपने कभी सोचा मेरे लिए भी मुश्किल होगा एक ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना जिसने में मेरी 2 हादसाती मुलाकातें हुई, तीसरी में मेरा निकाह इससे हुआ हो गया जिसका नाम तक मुझे मालूम नहीं था। पर मैं जो भी था, जैसा भी था, फ़ज़ूल था, नालायक था, पर निकाह का मतलब जानता था, इसलिए दिल से आपको कबूल किया, कोशिश की आपको खुश रखने की। आपको कोई शिकायत ना हो। तलाक अल्लाह की नज़र में एक नापसंदीदा फ़ेल है। अब आप अपने रब के सामने सुरख़ुर होना चाहता था। आपको अपना साथ ज़िंदगी भर रखना चाहता था। आपके लिए जज़्बात रखने लगा था, चाहने लगा था आपको। पर आपका बहुत शुक्रिया। मुझे हकीकत आपने आश्कार की कि आप मेरी अपने कज़न असलान कमीने की है मुझसे, तो आपको बस रिहाई चाहिए, जो जल्द आपको मिल जाएगी। वह भी बोलने पर आया तो महमूद को बोलने के काबिल ना छोड़ा और दंग सी महावीर को देखने लगी, जिसके चेहरे पर स्वाय संजीदगी कुछ न था पहले की तरह। ना शरारत थी आंखों में, ना चमक थी, ना लबों पर तंज़ करने वाली मुस्कुराहट थी। तुम गुस्सा हो मेरी वजह से, तुम्हें थप्पड़ पड़ा। महावीर, ऐसी बातें मत करो। महमल ने महावीर का हाथ थामा चाहा, जो महावीर ने झटक दिया। वो मेरे वालिद हैं, उनका हक है मुझ पर। एक बात मैं कहूँगा, ज़िंदगी में मुझे 2 थप्पड़ पड़े, वो भी आपकी वजह से। पर जब पहली दफ़ा थप्पड़ पड़ा तब तकलीफ़ नहीं हुई, पर इस बार मुझे अपने चेहरे पर ऐसी भी अभी भी जलन महसूस हो रही है। आज मेरी बहन की आंखों में नमी उतरी थी, जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। महावीर संजीदगी से भरपूर लहजे में बोला। महमल का दिल कट कर रह गया। महमल, प्लीज़ नो एक्सप्लेनेशन, महावीर ने कहा। तो महमल को आज से पहले कभी अपना नाम इतना बुरा नहीं लगा जितना महावीर के मुँह से। रोजा के बजाय महमल सुना तो सॉरी। महमल ने नदामत से कहा, आपकी कज़न की कॉल होगी, बता दें उसको कि जल्द आप उनके पास आएंगी। महमल का फ़ोन रिंग करने लगा तो महावीर अजीब मुस्कुराहट से बोलकर कमरे से बाहर चला गया। महमल की आंखों से आंसू गिरकर कारपेट में जज़ब हो गया। आप कब से बाबा साहब के गुस्से को इतना सीरियस लेने लगे? सजल टेरेस पर खड़े महावीर के पास खड़े होकर पूछा। ऐसी बात नहीं, बस अफसोस हो रहा है मेरी वजह से बाबा साहब का करोड़ों का नुकसान हो गया। महावीर आसमान की जानब देखते बोला, ये सब होना था, अगर आपकी वजह से ना होता तो किसी दूसरी वजह से हो जाता, इसलिए आप पहले की तरह हो जाएं। मुझे आपको आपकी कोजी शक्ल नहीं पसंद। सजल ने नाक घेर कर लाड से कहा, जो का मेरी सजल का। महावीर सजल के बाल बिगाड़ता बोला तो वो हंस पड़ी। रात के वक़्त महावीर कमरे में आया तो महमूद बेड पर लेटी सोई हुई थी। महावीर चलता हुआ अपनी जगह पर लेटकर उसकी तरफ करवट ली। गौर से महमूद को देखने लगा, जो कमर से रगों में खून की गर्दिश की तरह ज़रूरी हो गई थी। महावीर को पता नहीं लगा था कब उसको महमूद में दिलचस्पी होने लगी थी, कब उसकी ज़रूरी लगी। वो तो अपने आप में मगन रहने वाला था। प्यार मोहब्बत के बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। महावीर यकटिक उसको देखता सोचों में गर्क हो गया था। महमूद करवट बदलने लगी तो महावीर ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। मुबाला वो जाग ना गई हो। थोड़ी देर बाद महावीर ने आँख खोली तो महमूद अभी भी गहरी नींद में थी। महावीर ने रक्स से उसकी बंद आँखों को देखा। तू करे आराम, मेरी नींद हराम। महावीर बड़बड़ाया, सोने की कोशिश करने लगा। तुम्हें क्या टेंशन है? अब खुद तुम चाहती थी इससे अलग होना। अब जब वो तुम्हारी बात मान रहा है तो तुम्हें एतराज़ है? फातिमा ने संजीदगी से कहा तो महमूद से कहा, जो सारी बात उसको बता चुकी थी। हाँ, मैंने ये हरकत ये इसलिए की थी, पर जब उसके मुँह से अलग होने की बात सुनी तो मुझे तकलीफ़ हो रही है। महमूद अपनी आँसू साफ़ करती बोली, तुम्हें इससे प्यार हो गया है क्या? फातिमा ने मुस्कुराहट दबाकर सवाल किया। पता नहीं, हो भी गया है तो क्या हुआ, शौहर है मेरा। महमूद घबरा कर बोली, हाँ तो मैंने क्या कहा? अगर ऐसा है तो ज़ाहिर मोहब्बत करो, इसने भी तो किया, फिर तुम क्यों लेट कर रही हो? रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मेरी मानो, अपने दिल का हाल उसके सामने बयाँ करो। वो शौहर है तुम्हारा, कोई गैर नहीं, अभी नाराज़ है जो जायज़ है, पर मैं इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, बाद में इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फातिमा ने दोस्ती का हक अदा किया। हमेशा महमूद उसको समझाती, पर आज फातिमा उसको समझा रही थी। मुखलिस दोस्त का होना भी किसी नेमत से कम नहीं, जो हर बुरे वक़्त में आपका साथ देते हैं, आपको सही गलत का बताते हैं। अंकल, मुझे आपसे बात करनी है। महमूद हिम्मत जमा करती अल्तमश आलम के पास आकर बोली, जो स्टडी रूम में किताब का मुताला करने में मसरूफ़ थी। आप बैठो, क्या बात है? अल्तमश आलम ने मुस्कुराकर पूछा। अंकल, आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा, पर आपका नुकसान जो इसमें महावीर का कोई कसूर नहीं, सारी गलती मेरी है। अगर मैं इसकी फ़ाइल से छेड़छाड़ ना करती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वरना महावीर तो रात जगह तक काम में मसरूफ़ रहता था। महमूद सर झुकाकर किसी मुजरिम की तरह एतराफ़ करने लगी थी। कोई बात नहीं, नुकसान होना था, हो गया। मेरा थप्पड़ महावीर पर लग गया, क्योंकि मैं इसके लिए हमेशा परेशान रहता हूँ। हर मामले उसका गैर संजीदापन मुझे खटकता था। मैं बाप हूँ, अपनी औलाद के लिए बेहतर सोचूंगा। आपने महावीर के हक में गवाही दी, मुझे अच्छा लगा, पर अब ये बात यहीं पर ख़त्म कर लें। अल्तमश आलम ने नरमी से कहा तो महमूद ने सर को जम शरीफ, तुम्हारे लिए चाय बना कर लाई हूँ। महमूद ने मुस्कुराकर महावीर के सामने चाय का कप रखा। आज मेरा कोई मूड नहीं, सारी रात बाथरूम में गुजारने का। महावीर बिना उसकी तरफ देखकर कहा। महमूद ने लब दांतों तले दबाए। इस बार ऐसी नहीं है। महमूद ने सफाई देनी चाहिए। पहले भी खास चाय थी। महावीर संजीदगी से कहता भाई की तरफ चल दिया। महमूद ने अफसरदा होकर सब कप की जानब देखा। फातिमा लाहौर वापस लौट आई थी। आज अपने मंगेतर हनान के साथ रेस्टोरेंट में आई थी। हनान कॉल सुनने गया तो बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जब अपने नाम की पुकार पर पलट कर देखा तो आपको बेयकीनी से फैल गई। उसके सामने कोई और नहीं, फरहान था, जिसको भुलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी।
और उसने हनान को भी सारी बात से आगाह किया ताकि वो बाद में गलतफ़हमी ना हो। तुम यहाँ फ़ातिमा ने बेतासा लहज़ा अपनाते हुए कहा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है कितना तलाश किया मैंने तुम्हें? फरहान भी करारी से उसके पास आता बोला, क्योंकि मुझे तलाश करने की क्या ज़रूरत पड़ी? फ़ातिमा का लहज़ा तन से भरपूर था। फ़ातिमा, मैं जानता हूँ तुम नाराज़ हो, प्लीज़ पर मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा हाथ थाम लो। फरहान ने आँस भरी नज़रों से उसको देखा। फ़ातिमा को अपने दिल में फ़रहान के लिए कोई एहसास महसूस नहीं हुआ। एक वक़्त था जब वो इसको खोने से डरती थी, मगर आज वो इसका तलबगार बनकर आया था। जाने कितने साल वो इसके दर पर सवाली बनकर गई और एक दिन उसने उसको ठुकरा कर चला गया था। फिर वापस आकर वो इससे शादी की बात कर रहा था, जिसने कभी ये कहा था कि पसंद करने का ये मतलब नहीं कि हम जिससे शादी भी उससे शादी भी करें। सारी बात सोचकर फातिमा के चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट ने बसेरा कर लिया। सॉरी फरहान, तुमने बहुत देर कर दी, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे चली गई हूँ, वापस आना मेरे इख्तियार में नहीं। फातिमा ने स्पॉट लहजे में कहा, ऐसा तो मत कहो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी। फरहान तरफ को बोला, करती थी, पर अब मेरी सारी मोहब्बतें, सारी वफ़ाएं मेरे हमसफ़र के लिए हैं। मेरी मंगनी हो गई है, इंशाल्लाह जल्द शादी भी हो जाएगी। फातिमा मज़बूत लहजे में बोली, उसको छोड़ दो फातिमा, एक खूबसूरत ज़िंदगी हमारी मुंतज़िर है। तुम पुरानी बातों को याद करके खुद को साथ हो, मेरे साथ ये जुल्म मत करो। फरहान ने उसको कल करना चाहा, छोड़ने का शिवा तुम्हारा है, मेरा नहीं। कुछ माह पहले ही मैं भी बहुत तड़पी थी, ज़िंदगी बहुत बेरंग लगने लगी थी, दिल हर चीज़ से चाट हो गया था, पर अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने मुझे मेरे सब्र की तौफ़ीक दी, तुम्हारी मोहब्बत का रोग नहीं लिया और खुद आज मैं मुतमिन हूँ, जबकि तुम वहाँ हो जहाँ कुछ वक़्त पहले मैं थी। बेकसूर होकर भी तुमने मेरे जज़्बात को ढूँढा डाला। अंजाम सामने है, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ना लगता है, उसने तुम्हें भी छोड़ दिया। ये दुनिया मुकाफ़ात अमल है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसलिए किसी को धोखा देने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोचना, कल को ये धोखा तुम्हारे पास लौट कर आ सकता है। फ़ातिमा कहकर वहाँ से चली गई, क्योंकि उसको हनान आता दिखाई दे रहा था। फरहान हसरत भरी नज़रों से फ़ातिमा को दूर जाता देख रहा था। तुम बहुत अच्छे हो। फरहान मोहब्बत भरी नज़रों से हनान को देखती बोली, खैर है, आज इस नाचीज़ की तारीफ़ कैसे कर ली? हनान ने हैरत का इज़हार किया, क्योंकि मैं पागल पहले अल्लाह की मुसीबतों को समझ नहीं पाई, पर अब अंदाज़ा हुआ हमारे साथ जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए हमें शिकवा करने की बजाय सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फ़ातिमा ने जब उसके आलम में कहा, तो हनान ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। हम इंसान बेहतर की तमन्ना करते हैं, पर अल्लाह हमें बेहतरीन से नवाज़ता है। जो अल्लाह के बंदे नहीं समझ पाते, पर वक़्त उनको समझा देता है। बहुत पहले महमल की बात उसके कानों में गूंजी, तो वो भी मुतमिन होकर मुस्कुरा दी। क्या हुआ, रो रही हो? महावीर कमरे में आता आया तो महमल को पूरी तरह रोता देखा, तो फ़िक्रमंदी से उसकी तरफ इस वक़्त वो अपनी सारी नाराज़गी भूल गया था। याद था तो बस महमल रो रही थी। महमल ने भीगी नज़रों से उसकी जानिब देखा, फिर अपना हाथ आगे किया जहाँ उँगली पर छोटा सा कट था। महावीर ने एक नज़र इस कट को देखा, फिर महमल को, जो बुरी तरह सिसक रही थी। रो तो ऐसे रही हो जैसे न जाने क्या हो गया हो, जबकि ये छोटा सा कट है। महावीर खड़ा होता बेनियाज़ी से बोला, तो हैरत से महमल का मुँह खुल गया। कितने बदतमीज़ हो तुम! तुम्हें चाहिए था झट से मेरी उँगली मुँह में रखकर खून को रोकने की कोशिश करती। फिर कहना था, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कैसे खुद को चोट लगवा ली? महमूद ने उसको शर्मिंदा करना चाहा। जी, खून की नदियाँ बह रही हैं यहाँ तो, जो मैं देखकर बुखलाहट का शिकार हो जाता, फिर आपकी उँगली मुँह में डालकर ये तकरीर करता। महावीर ने घूर कर महमल को से कहा, जो फूल लड़ने के मूड में थी। फ़िल्मों और ड्रामों में तो यही होता है। महमल ने शाने खिंचाए। रोज़ा, ये कोई फ़िल्म या ड्रामा नहीं है, इसलिए होश में आई हैं। इसको साफ़ करें, इतना खून बह रहा है, कहीं इस खून से डूब ना जाएँ। महावीर पहले से गिर गई, फिर जब उसकी नज़र छोटे से कट पर पड़ी जहाँ खून का नाम कोई नामो-निशान ना था, तो हँस के बोला, कितने मेन हो तुम। महमल धार मार कर रोती बोली, तो महावीर सच में बौखला गया। हाँ, रोज़ा, क्या हो गया? इतना कट नहीं जो आप रो रही हैं। आप चाहती हैं तो मैं बैंडेज कर देता हूँ। महावीर महमल का हाथ बाजू पकड़कर अपने सामने किए कहा, तुम अभी तक नाराज़ हो? महमल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? महावीर का लहजा फिर से रूड हुआ, तो महमल ने तड़प कर उसके चेहरा अपनी तरफ किया। प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो, सच्ची दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। महमल ने यकीन दिलाना चाहा, आपको माफ़ किया। अलग तो वैसे भी आप होना चाहिए था। आप नहीं होना चाहती मैं, इसलिए बार-बार ऐसे ना कहो। महमल ने ज़ोर से उसके बाजू में चुटकी काट कर कहा, जिससे उसके बात बीच में रह गई। ज़ालिमा, ऐसे कौन अपने रूठे शोर को मनाता है? महावीर अपना बाजू सुलाकर महमल से बोला, छोट तुम्हारे जैसा होना तो बीवी ऐसे करती है भला, छोटी-छोटी बात पर कौन न तलाक की बात करता है। महमूद ने हाथ झाड़ कर सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया। निकाह के बाद हर वक़्त आप एक रट लगाए बैठी थी, तलाक कब दोगे, तलाक कब दोगे? अब अगर मसनूई मान गया हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम है, ये जानते हुए भी कि मुझे आपसे मोहब्बत है, ये जानते हुए भी कि आप खाने में लाल बैग खाती हैं। महावीर आखिर पर मुस्कुराहट दबाए बोला, बहुत बुरे हो तुम। महमूद झिझरी लेकर बोली, आप बुरी तो हरगिज़ नहीं। महावीर सरता पैर उसको देकर बोला, कानों की समाज से महरूम हूँ या उल्टा सुनने में खुद को नहीं तुम्हें कह रही हूँ। महमल ने मुस्कुराहट ज़ब्त किए कहा, बड़े बुजुर्गों का कहना है, जो इंसान जैसा होता है उसको बाकी सभी वैसे ही लगते हैं। महावीर ने कहा, फिर दोनों हंस पड़े। महमूद सोफे पर बैठी मोबाइल में मसरूफ़ थी, या पास से महावीर गौर से उसकी तरफ देख रहा था। एक ख्याल के तहत महावीर की शरारती आंखों में चमक आई। उसने साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया। हेलो। महमल, जो नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी, व्हाट्सएप पर अननोन नंबर पर मैसेज देखा। तुम तज्जुब हुआ, पर डीपी पर महावीर की तस्वीर देखकर उसने महावीर की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर उसको देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। महमल ने वैसे टाइप किया, मेरा नाम महक है, मैं स्पेन का रहायशी हूँ, उम्र मेरी 22 साल है, और आप? महमल गौर कर महावीर का मैसेज पढ़ा, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बेला फ्रॉम पाकिस्तान। आप शादीशुदा हैं? महावीर का नया मैसेज आया, जी मैं शादीशुदा हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे। महमूद का मैसेज पढ़कर महावीर फ़ौरन से लाहौल वाला पड़ा। ओह दैट्स कूल। महावीर ने पत्थर दिल से मैसेज किया, यस। महमूद ने मुस्कुराकर मैसेज लिखा।
आप क्या अपनी तस्वीर सेंड कर सकती हैं? महावीर ने मैसेज सेंड किया, नहीं क्योंकि मेरे शोहर बहुत शिद्दत पसंद है। मेरे लिए ये मैसेज लिखते हुए महमूद ने बड़ी मुश्किल से अपने मुँह उड़ाने वाले कहके का गला घोंटा। ओह! आपकी उम्र क्या है? महावीर महमूद का मैसेज पढ़कर अशश कर उठा, मगर बात फिर भी नहीं आया। 30 साल है, 3 बच्चे हैं। महमूद ने दोबारा बच्चों का बताया। मैं आपको अपनी तस्वीर सेंड करूँ? महावीर ने पूछा। नहीं, क्योंकि मेरे शोहर के आने का वक़्त हो गया है। अगर मैं उनके इंतज़ार में गेट पर खड़ी नहीं हुई तो वो नाराज़ हो जाएँगे, जो मैं नहीं चाहती। आप इतनी पे अब इतनी आप मेरी प्यारी ज़ोजा। महावीर ने जलकर सोचा। अच्छा, तो आप एक वक़्त बता दें जब आपके शोहर घर ना हो, तब मैं आपसे कुछ प्राइवेट बात कर सकूँ। महावीर का ये मैसेज पढ़कर महमूद की बस हो गई थी। तभी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी, जिसका साथ महावीर ने भरपूर तरीके से दिया था। महमूद, तुम आखिर कब इससे तलाक लोगे? रसलान ने उकताहट से कहा। कभी भी नहीं। महमूद ने गहरी साँस हवा में सुपुर्द किए कहा। क्या मतलब कभी भी नहीं? अफ़साना ने संजीदगी से पूछा। अफ़साना, मेरा जोड़ जोड़ तुम्हारे साथ नहीं, महावीर के साथ है। मैं इससे तलाक नहीं लूँगी। तलाक एक बहुत बड़ा फ़ैसला है और मेरे पास तलाक का कोई जवाज़ नहीं, जिसके बिना पर मैं इससे अलहदा होना चाहूँ। महमूद ने जवाब दिया। साथ रहने का जवाज़ है? अफ़साना ने तंज़िया पूछा। वजूहात है, जवाज़ है। सबसे बड़ी ये कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत रिश्ते में बाँधा है। वो मेरा शौहर है जो मुझे चाहता है। आखिर बात ये है कि मुझे भी उसकी चाहत हो गई है। महमूद ने मुस्कुराकर कहा, जबकि दूसरी तरफ से कान काट दी गई थी। महमूद गहरी साँस लेकर रह गई। तुम तो कहते थे तुम्हारा कड़ा पहाड़ की तरह मजबूत है, कभी मेरे से खायल नहीं होगे तो फिर मुझसे मोहब्बत कैसे होगी? महमूद महावीर के रूबरू आती मुस्कुराकर सवाल करने लगी। किरदार कहा था, दिल ने। महावीर के जवाब पर महमूद दिलकश अंदाज में मुस्कुराई। अच्छा, ये बताओ मुझे, तुम ज़ोजा क्यों बोलते हो? पहले तो तुम कहते थे, पर जब से मैं यहाँ हूँ अब आप कहते हो। महमूद ने दोबारा सवाल किया। पहले तो बस ऐसे मुलाकात हुई थी ना, आप मुझसे 1-2 साल छोटी थी, पर से माशाल्लाह से आपकी ज़ुबान से मेरे लिए फूल बरसते थे, तभी मैं तुम कहता था। अब तो आप मेरी ज़ोजा हैं, इसलिए आप कहता हूँ। महावीर ने आराम से जवाब दिया। अच्छा, पर मैंने तो कभी नहीं कहा तुम्हें आप। महमूद ने मुस्कुराकर कहा, क़यामत के दिन इसका हिसाब होगा। आप इतने प्यारे शौहर की इज़्ज़त नहीं कर रही। महावीर के उसको शर्मिंदा करना चाहा, पर वो भूल गया था कि महमूद भी उसकी बीवी है। अब आप और तुमसे क्या इज़्ज़त तो दिल में होती है। महमूद ने मुझे से बताया। वैसे एक बात है, आप ड्राइंग बहुत अच्छा करती हैं। महावीर ने कहा, तो महमूद उसकी बात का मतलब समझकर खुशियानी होती मुस्कुरा दी। बदतमीज़, महमूद ने घूर कर कहा। जवाब में महावीर ने अपनी आँखें की ख़त्म। बहुत अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल आप